सो स्टूडेंट्स नाउ हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। याद करो कि मैंने आपको एक चीज डिस्कस करके समझाई थी कब, जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ रहे थे। क्या कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल पे क्या बनाई जाती है, स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। कौन कौन से लेवल पे? सबसे पहला लेवल होता है आपका कॉर्पोरेट लेवल, फिर आता है कौन सा, बिजनेस या डिविजनल लेवल, और फिर आता है कौन सा, फंक्शनल लेवल। तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये तीनों चीजें जो हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। 4 में कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे। फिफ्थ वाला चैप्टर जो आएगा उसके अंदर अपन लोग जो सेकंड लेवल है आपका बिजनेस लेवल, डिविजनल लेवल, उसकी बात करेंगे। और थर्ड जो 6 चैप्टर है आपका वो है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे कि एक एक करके एक एक स्ट्रैटेजी अपने को पढ़नी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर अपन देखें इस यूनिट के अंदर तो आपको एक क्लैरिटी नजर आ रही होगी कि स्ट्रैटेजी को 3 टुकड़ों में बांट रखा है। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दो, तो 3 लेवल पे बढ़ती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। स्टेजेस अपन ने देख लिए बिजनेस लाइफ साइकिल के पिछले चैप्टर के अंदर, एंट्री, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन। ठीक है, अब इनमें कौन सी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और एक स्ट्रैटेजी और होती है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, जो इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे। एक है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। हल्का सा इसका वर्डिंग्स मैंने आपको जब एडीएल मैट्रिक्स पढ़ रहे थे अपन, ठीक है, तो कॉस्ट लीडर मतलब आपको सबसे कम कॉस्ट पे काम करना है, डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, फोकस मतलब आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस करना है। ऐसी कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज भी आएंगी इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगी, जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, सब चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सो दैट विल कम इन दी अपकमिंग चैप्टर्स। इस चैप्टर में भी कुछ चीजें हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी कुछ चीजें। एक खाली इंट्रोडक्शन था कि भैया स्ट्रैटेजी को अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे, लेवल के बेसिस पे, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल के बेसिस पे और कंपटीशन के बेसिस पे किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, वो बात हमको यहां पर बता रखी है। आगे बढ़ू मैं। अब जो चैप्टर की शुरुआत है यहां से शुरू होता है चैप्टर प्रॉपर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। एक चीज सबको मालूम है, आप सभी मैं पूछ रहा हूं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। याद करो, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन लेता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी हमेशा कौन बनाएगा? टॉप मैनेजमेंट। इसलिए कॉर्पोरेट लेवल वाली स्ट्रैटेजीज जो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रैटेजीज। कभी कभी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, क्योंकि डायरेक्शन आता है ना ऊपर से, क्योंकि कॉर्पोरेट से डायरेक्शन आएगा किसको? बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल वालों को। ठीक है, तो इसको ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है, जेनेरिक स्ट्रैटेजी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रैटेजी दी है ये किसने दी है? ग्लूक एंड जॉर्ज ने ये स्ट्रैटेजी दी है। दे आर मेंट टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू दी कंपनी। दी स्ट्रैटेजीज और व्हाट, ये बनाई क्यों गई है व्यू रचना? ताकि पूरी कंपनी को दिशा दिखाई जा सके कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो होती है एक फर्म की, उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्या कर रखा है? क्लासिफाई किया हुआ है। स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। मतलब ये 4 चीजें ही हैं जो इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़नी है। अब एक बात सुनो आप लोग, जो टॉप लेवल मैनेजर है वो 4 एंगल से सोचेगा। क्या भाई? ऑर्गेनाइजेशन चल रही है अच्छी और वैसे ही चलानी रहनी है, स्टेबल रहना है, स्टेबिलिटी बरकरार रखनी है, निरंतरता रखनी है, बहुत ज्यादा ग्रोथ पे नहीं जाना है। तो कुछ फर्म्स, कुछ कंपनियां ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकती है। कुछ एक्सपेंशन पे जाना चाहती है कि हमें ग्रो करना है, हमें एक्सपैंड करना है। स्टेबिलिटी में क्या होगा? ग्रोथ होगी लेकिन बहुत धीरे धीरे धीरे। ठीक है, स्टेबल ग्रोथ होगी, इसमें एकदम से रैपिड ग्रोथ करनी है। तीसरी स्ट्रैटेजी कभी कभी अपनानी पड़ती है, याद करो वर्ड अपन एडीएल मैट्रिक्स में आया था, रिट्रेंचमेंट। मतलब आपको छटनी करनी पड़ सकती है, आपको बंद करना पड़ सकता है बिजनेस। ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है किसी किसी एरिया में जहां पे लॉसेस हो रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जब आपकी कंपनी बड़ी है और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है एक प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी लगा सकते हो, दूसरे प्रोडक्ट में एक्सपेंशन लगा सकते हो, तीसरे प्रोडक्ट में रिट्रेंचमेंट। कंबाइन करके भी आप स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि पूरी कंपनी में एक ही कॉमन स्ट्रैटेजी चलेगी, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी चल सकती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो मेन 3 ही पढ़नी है अपने को, 1, 2 एंड 3। 1 इज स्टेबिलिटी, 2 इज एक्सपेंशन, 3 इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के अंदर वापस और आएगा, ठीक है, 3 टुकड़े वापस इसके पढ़ेंगे अपन। टर्न अराउंड करके स्ट्रैटेजी आएगी, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन करके पॉइंट्स आएंगे। तो ये एक समरी है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। ये वो स्ट्रैटेजियां हैं जो डायरेक्शन दिखा रही है किसको?
कंपनी को। और सही भी है भाई, टॉप लेवल वाले पे जो बनेगी चीजें वही तो नीचे वालों को डायरेक्शन दिखाएगी, इसीलिए इनको ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, इसीलिए इनको डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, इनको जेनेरिक स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं विच इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या है और ये क्या कहती है? नाम से भी क्लियर है, आपको चलते रहना है, स्टेबल मतलब सेम बिजनेस में रहना है, सेम प्रोडक्ट रखना है, सेम मार्केट में रहना है और सेम लेवल ऑफ एफर्ट आपको बरकरार रखना है जो चल रहा है। बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंशन की उम्मीद नहीं है, हो सकता है, या हो सकता है मार्केट बहुत डेंजरस हो तो वहां पर जो चल रहा है वही स्टेबली चलता रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी, भैया ये तो रहे ही रहे, फिर एक्सपेंशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ये तो रहनी ही चाहिए कि आप नीचे नहीं जाने चाहिए, जो चल रहा है उसको मेंटेन करते हुए कंसिस्टेंटली आप धीरे धीरे ग्रो करते जाए। तो क्या लिखा है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक है। ठीक है, इसमें से 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको इजीली याद करवा दूंगा जो आप एक्सपेंशन और इसमें कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हो। पहले तो सारे पढ़ लेते हैं। पहला, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अपनाने का मतलब क्या हुआ? किस में रहना है? सेम बिजनेस में, सेम प्रोडक्ट और मार्केट का पोस्चर रखना है आपको, मतलब वही आपकी पोजीशन सेम रखनी है और सेम लेवल ऑफ एफर्ट जो आप अभी लगा रहे हो वही एफर्ट आपको लगा। कोशिश यहां क्या करी जा रही है? यहां एंडेवर किया जा रहा है। एंडेवर का मतलब है कोशिश करी जा रही है, क्या करने की? जो हल्का इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो करने की कोशिश करी जा रही है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना चाह रहे हो, जो स्पीड पे चल रहे हो इंक्रीमेंटल, कॉस्टिंग में आपने पढ़ा इंक्रीमेंटल मतलब जो चल रहा है उसमें प्लस 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 धीरे 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 करते जा रहे हैं। तो यहाँ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी जा रही है, किसमें? आपके फंक्शंस में, फंक्शनल एफिशिएंसीज में इंक्रीमेंटल तरीके से। कैसे? आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप अच्छे से लागू करो, उनको अच्छे से यूज करो, है ना, तो आप वैसे भी क्या कर पाओगे? इंप्रूवमेंट कर पाओगे। लेकिन मैंने क्या बोला? इंक्रीमेंटल है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, बहुत सडन बड़ा एकदम से जंप नहीं हो रहा है, जो चल रहा है उसी में थोड़ा और बेहतर हम करने की रोजमर्रा की जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं। कैसे? रिसोर्सेज का, संसाधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये पॉइंट थोड़े से ध्यान से समझना। आपसे पूछ रहा हूं, आप मन में आंसर करना, मैं आपको फिर बता देता हूं। क्या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में पूरा बिजनेस चेंज हो रहा है, रीडिफाइन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में कोई रीडेफिनेशन नहीं हो रही है बिजनेस की, लेकिन किस में हो रही है? एक्सपेंशन में हो रही है। बिजनेस चेंज हो रहा है, रीडिफाइन हो रहा है मतलब बड़ा हो रहा है, या फिर रिट्रेंचमेंट जो तीसरी पढ़ेंगे अपन कि कम हो रहा है बिजनेस। ठीक है, तो वो भी एक तरह से रीडिफाइन हो रहा है। पर स्टेबिलिटी में तो क्या है, जो है वो चल रहा है, हल्का हल्का इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ बिजनेस एकदम से कुछ रीडिफाइन हो रहा है, परिभाषित, पुनर्परिभाषित हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट, ये एक सेफ स्ट्रेटेजी है, सेफ ही है, बहुत ज्यादा आप एकदम से रिस्क नहीं ले रहे हो। ठीक है, और स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू मतलब जो है वैसा ही रहेगा, स्टेटस आपका वही रहेगा, हल्का इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, एकदम से आप क्या नहीं करोगे? चेंज नहीं करोगे। तो स्टेटस क्यू मतलब जैसे का जैसा ही रहना है, बहुत ज्यादा एकदम से चेंज नहीं होगा। फिर क्या इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? नहीं, अलग से पैसा लाना ही नहीं है, जो पैसा आप कमा रहे हो वही उसमें लगाते जा रहे हो, अलग से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ की चांसेस नहीं है। फिर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट हो रहा है, माइनर इंप्रूवमेंट हो रहा है। किसमें? प्रोडक्ट में, उसकी पैकेजिंग में, उसकी डिजाइनिंग में। ठीक है, रिस्क भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है? फर्म को यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि वो अपना सारे रिसोर्सेज और अटेंशन किस पे दे रही है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। तो जब नया सोचना ही नहीं तो डेडिकेशन लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और ग्रोथ का उद्देश्य यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा नहीं है, आपका ग्रोथ का उद्देश्य क्वाइट मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट मतलब हल्की ग्रोथ आपको चाहिए, बहुत रैपिड ग्रोथ आपको नहीं चाहिए। तो आपका ग्रोथ उद्देश्य यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है? आगे नहीं बढ़ना है आपको, आपको मॉडेस्टली, स्लोली एंड स्टेडीली, सिंपल और सरल तरीके से आगे बढ़ना है, वो कोशिश आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सिंपल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के? बहुत इजी है, देखो कुछ तो याद रखने ही है अपने को। मीनिंग क्या हो गया स्टेबिलिटी का? वो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम बिजनेस में रहते हुए सेम लेवल ऑफ एफर्ट लगाना है, और कोशिश ये करनी है, एंडेवर ये करना है कि माइनर इंप्रूवमेंट, मार्जिनल इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करते रहो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके। इससे ना तो बिजनेस रीडिफाइन होगा, इसमें ना तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए,
रिस्क भी इसमें कम है, ठीक है, क्योंकि एक सेफ और स्टेटस क्यू ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, और ग्रोथ उद्देश्य भी यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, मॉडेस्ट सा ग्रोथ है वो आपको अचीव करना, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्टेबिलिटी पे जाती क्यों ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है, कब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है, तो इसके लिए स्पेसिफिकली 5 कारण है, और छोटा सा क्वेश्चन है ये भी कि रीजंस व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग फॉर स्टेबिलिटी। एक रीजन, सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है क्या करना, बहुत ज्यादा चेंजेस लाना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है बहुत ज्यादा रिस्क लेना, स्टाफ जो है वहां का वो कंफर्टेबल है कि ठीक है जो चल रहा है उसी को चलने तो, बहुत ज्यादा अपने को नए फील्ड में नहीं जाना है, तो ठीक है फिर ये स्ट्रैटेजी अब अपना लो, ठीक है। तो पहला रीजन मैंने सेकंड पॉइंट लिया कि ये स्ट्रैटेजी लेस रिस्की है, इसमें चेंजेस भी कम होते हैं, बदलाव भी बहुत कम है, और स्टाफ कंफर्टेबल है जो चीजें चल रही है उसमें, ठीक है, तो वो चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, चेंजेस नहीं चाहता है, तो वहां ये स्ट्रैटेजी लगाती है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, याद करो अपन ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी थी चैप्टर 2 में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहां पहुंच चुकी है, मैच्योरिटी पे, तो मैच्योरिटी के बाद तो ग्रोथ की वैसे भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहां तो जो चल रहा है उसको स्टेबली चला लो वही बहुत है ना। तो जब आपकी प्रोडक्ट कहां पहुंच जाती है, फर्स्ट पॉइंट मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके बाद ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ही आपके लिए सही। तीसरा, एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो स्टेबल चल रहा है, तो आप भी चाहते हो ठीक है आप उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आप भी स्टेबली चलते जाओ, ठीक है। फिर अगला, एक्सपेंशन करना एक खतरे के बराबर आपको परसीव हो रहा है, परसीव मतलब आपको लग रहा है, आपका परसेप्शन, आपकी सोच ये है कि एक्सपैंड करना खतरनाक हो सकता है, एक्सपेंशन से आपको लग रहा है कि रिस्क बहुत ज्यादा आ सकती है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स हम पे अटैक कर सकते हैं, तो फिर मत करो, फिर स्टेबिलिटी अपना। और पांचवा पॉइंट, मस्त पॉइंट है, इसको समझना। जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक साइड में बताता हूं, आपने रैपिड चल रहे थे, आपने रैपिड एक्सपेंशन किया, लेकिन रैपिड एक्सपेंशन करने के बाद जो एक्सपेंशन कर लिया उसको समेटने के लिए थोड़े दिन कैसे चल जाओ, वापस स्टेबली चल जाओ, फिर वापस एक्सपेंशन करो, फिर थोड़े दिन कैसे चल जाओ स्टेबली, फिर एक्सपेंशन करो, फिर कैसे चल जाओ स्टेबली। तो कभी कभी क्या होता है जब आप एकदम से रैपिड एक्सपेंशन करते हो, कर लिया, अब चीजों को एक बार नॉर्मल पे लेके आओ, एक्सपेंशन कर लिया, उसको समेटो, सॉर्ट सेटल करो, तो तब आप क्या अपनाते हो, स्टेबिलिटी। क्या करने के लिए, उस चीजों को जो आपने एक्सपेंशन के समय एकदम से बढ़ा दी है उनको समेटने और कंसोलिडेट करने के लिए, कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करने के लिए, है ना। तो लॉजिक देखो क्या लिखा है, कंसोलिडेशन मतलब जमा दो, इकट्ठा कर दो, वो किसके थ्रू होगा, स्टेबलाइजिंग के थ्रू होगा। कब, जब आपने एक रैपिड एक्सपेंशन कर लिया है, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन आपको कंसोलिडेट करने के लिए उन सारी चीजों को, सारे रिसोर्सेज को थोड़े दिन या थोड़े समय के लिए क्या लगानी पड़ती है, स्टेबिलिटी। समझ में आई ना मेरी बात, ठीक है। तो स्टेबिलिटी लगाने का लॉजिक समझ में आ गया ना, कि आप ऐसे चल रहे थे, आपने एक्सपेंशन किया, तो आप फिर एक बार थोड़ी देर वापस ऐसे चलने लग जाओ, ठीक है, फाइन, दैट इज द रीजन। तो 5 रीजन होते हैं क्या करने के, स्टेबिलिटी अपनाने के। चाहे तो आपको लगता है कि रिस्क कम लेनी है तो अपना लो, प्रोडक्ट ऑलरेडी मेच्योरिटी पे पहुंच गया तो ही अपना लो, एनवायरनमेंट स्टेबल है तो अपना लो, एक्सपेंशन करना खतरनाक हो सकता है तो स्टेबिलिटी अपना लो, और कभी कभी रैपिड एक्सपेंशन के बाद सब चीजों को समेटने के लिए भी आपको स्टेबिलिटी अपनानी पड़ती है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के, और उसके रीजंस क्या होते हैं कि क्यों हम लोग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, उसका रीजन आपको यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़ूं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी पे, जो कि है हमारी कौन सी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक्सपेंशन के कुछ फीचर्स तो आप उसी से सेट कर सकते हो, किससे, स्टेबिलिटी से। क्या यहाँ बिजनेस रीडिफाइन होता है, बिल्कुल होता है सर, यहाँ पर डिफाइन रीडेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, तो पूरा बिजनेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर रीडेफिनेशन हो रही है, ठीक है। क्या इसमें ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल यहाँ पर बिजनेस ग्रो रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्या यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, सर यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, प्लस यहाँ नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट आता है, ठीक है। तो ये जस्ट उसके उल्टे बता दिए मैंने आपको, ठीक है। क्या यहाँ रिस्क ज्यादा होगी, यस यहाँ रिस्क भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, रिस्क विल बी वेरी हाई, है ना, क्योंकि ये जस्ट ऑपोजिट है। तो 4 पॉइंट तो वहीं से ले लिया,
रिडेफिनेशन उधर नहीं होता था, इधर होता है। उधर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव बहुत लाइट था, बहुत मॉडेस्ट था, यहाँ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा होगा, बहुत मैमथ। मैमथ का मतलब होता है मैमथ ग्रोथ एम्बिशन, मैमथ मतलब ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ एम्बिशन है आपका, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। फिर उधर फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता था, इधर फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए। उधर रिस्क कम होती थी, इधर रिस्क ज्यादा है। उधर एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट में रहते थे, यहाँ नए में जाएंगे, तभी तो एक्सपेंशन आया। तो बहुत सिंपल से याद हो गया ना, इसलिए मैंने उधर फोकस कराया आपको उन 5 पॉइंट पे। तो यहाँ ये 5 पॉइंट बहुत आसानी से याद कर लो। देख लो भले, पहला एक्सपेंशन में रिडेफिनेशन होता है। एक्सपेंशन उल्टा है किसका? स्टेबिलिटी का, क्योंकि स्टेबिलिटी में रिवॉर्ड भी लिमिटेड है, मतलब रिस्क नहीं ले रहे हो तो इनाम भी कम ही मिलेंगे। और स्ट्रेट इधर एक्सपेंशन में ये बहुत ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है, ठीक है। फिर तीसरा, यहाँ बिजनेस ग्रो करता है, और जिस फर्म का मैमथ मतलब ह्यूज बहुत बड़ा ग्रोथ एम्बिशन है, तो वो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आगे बढ़ सकती है। फिर यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, और नया बिजनेस, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट आता है, वो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट और है, दो और पढ़ रहे हैं पर मेन तो हो गए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक हाईली वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब सब जगह मौजूद स्ट्रैटेजी। भाई कोई भी फर्म क्यों चाहेगी कि वो कभी एक्सपेंशन ही ना करे? क्योंकि अगर वो कभी एक्सपेंशन ही नहीं करे, स्टेबिलिटी चले अच्छी बात है, लेकिन कभी तो एक्सपेंशन करे। तो इसको हम एक वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब सारी दुनिया इस स्ट्रैटेजी को तो जनरली सारी कंपनियां इस स्ट्रैटेजी को तो एक बार फॉलो करती ही हैं। सो इट्स अ हाईली वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके अंदर बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है आपके पास कि आप कैसे ग्रो करना चाहते हो। आप प्रोडक्ट से ग्रो कर सकते हो, जैसे याद करो अपन ने एंसॉफ मैट्रिक्स पढ़ी थी। प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, मार्केट डेवलप कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्या लिखा है? अ फर्म हु इज ऑप्टिंग फॉर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कैन जनरेट मेनी ऑल्टरनेटिव्स विद इन दैट स्ट्रेटेजी बाय ऑल्टरिंग मतलब बदलाव करके, किसका? प्रोडक्ट में चेंजेस करके, मार्केट में चेंजेस करके, नए मार्केट में घुस के, फंक्शनल एस्पेक्ट्स चेंज करके, और उनमें से जो बेस्ट स्ट्रेटेजी उसको लगती है वो चूज कर सकता है। वर्सेटाइल का मतलब ये भी हो गया क्या, कि भैया ऐसा नहीं कि फिक्स है एक स्ट्रैटेजी, आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो। आपको लगता है एग्जिस्टिंग मार्केट में रहना है लेकिन प्रोडक्ट नया लाना है, तो भी एक्सपेंशन है। आपको लगता है कि मार्केट में नए में जाना है, प्रोडक्ट नया बनाना, सॉरी मार्केट एक्जिस्टिंग रखना है, प्रोडक्ट नया बनाना है, तो भी ये है। आपको लगता है दोनों ही नई चीजें डाइवर्सिफाई करना है, तो भी एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन करने के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आप अपने हिसाब से अपना ऑल्टरनेटिव चुन सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, बदल सकते हो उस प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब कॉम्बिनेशन को, कि प्रोडक्ट में बदलाव करूं, मार्केट्स में बदलाव करूं, फंक्शनल एस्पेक्ट्स चेंज करो, उनमें से जो बेस्ट हो उनको आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जो अपना नॉर्मल फंडा भी होता है ना, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बनाओ और उसमें से बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फाइन। लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के अंदर दो रूट हैं, एक इंटेंसिफिकेशन और एक डाइवर्सिफिकेशन। दोनों ग्रोथ स्ट्रैटेजीज होती हैं, और दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको भी रुको तो बताता हूं, ठीक है। याद करो, अपन ने पढ़ा था एंसॉफ की मैट्रिक्स, उसमें कितने फेजेस थे? 4। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, मतलब एक तरह से क्या हो गया, मतलब एक तरीके से आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में फैलाना चाह रहे हो, पेनिट्रेशन। फिर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो लेकिन मार्केट वही रख रहे हो, और मार्केट डेवलप कर रहे हो लेकिन प्रोडक्ट वही रख रहे हो, है ना, ये तीन तो थी। तो इन तीनों को अपन बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन। फिर एक आती है चौथी, कौन सी थी? डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया है, तो सारी ही ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बट डिफरेंस ये है कि फर्म इसमें पूरे नए मार्केट में जा रही है, मतलब रिस्क और रिटर्न सबसे ज्यादा इधर है। इनमें कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग है, तो रिस्क और रिटर्न इसमें कम। अब इंटेंसिफिकेशन में तीनों आ गए, कौन से? जो एंसॉफ के शुरू के तीन थे, कौन से थे? पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। है तो वो भी ग्रोथ ही, कर तो ग्रोथ ही रहे, पर उसका फोकस थोड़ा नैरो है। डाइवर्सिफिकेशन में आपका फोकस बड़ा है, आप बाहर जाना चाह रहे हो, है दोनों ही ग्रोथ स्ट्रैटेजी। डिफरेंस लाइज इन द वे इन विच द फर्म एक्चुअली परस्यूज द ग्रोथ, ठीक है। तो एक्सपेंशन के मेन फीचर्स जो याद करने थे वो 1 2 3 4 ही है, ठीक है। रीडेफिनेशन होती है, रिस्क कम है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव यहाँ मेहनत है, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, और एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं रहना, नए बिजनेस में जाना है। फिर हाईली वर्सिटाइल, ठीक है, नॉलेज के लिए समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला भी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, तो 4 5 फीचर्स बहुत हैं आपके लिए, ठीक। अब इसके भी क्या आ रहे हैं? रीजंस। जैसे उसके रीजन पढ़े थे अपन ने, क्यों स्टेबिलिटी पे जाते हैं, इसके रीजन पढ़ते हैं। क्यों ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करना चाह रही है? क्या रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाह रही है? 4 इसके भी रीजन हो सकते हैं। पहला,
जब एनवायरनमेंट जो है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो ये डिमांड कर रहा है कि भैया स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, पेस बढ़ाओ, ठीक है, और अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, तो उस केस में मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। सो पहला रीजन, इट मे बिकम इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब कंपल्सरी, नेसेसरी, जरूरी हो जाएगा मेरे लिए। कब? जब एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है कि भैया इंक्रीज करो किसको, पेस को। पेस मतलब क्या होता है? स्पीड को, है ना। बॉलिंग में नहीं होता है पेस, वैसे ही स्पीड बढ़ानी है आपको एक्टिविटी की। तो ये पहला रीजन। दूसरा शानदार रीजन है क्यों ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी जाती है। मैं आपको एक सवाल करता हूं, इंटर में ही रहना है और धीरे धीरे एक एक पेपर निकालना है, कि एक साथ पेपर निकाल के आगे बढ़ना है, तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा कब मिलेगा? जब सारे पेपर एक साथ निकल जाएंगे या एक ग्रुप पूरा निकल जाए, ठीक है। तो भाई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने वाले के लिए सोचो कब होगा? जब स्टेबली चल रहा है वो, क्यों? जब ग्रोथ हो रही है, तो उसको ज्यादा खुशी कब मिलेगी? जब ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कितना प्राउड फील होगा कि देखो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। तो स्ट्रैटेजिस्ट जो होते हैं वो ज्यादा सेटिस्फाइड कब फील करते हैं? जब ग्रोथ हो रही होती है एक्सपेंशन के थ्रू। सीईओ जो होते हैं कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, वो प्राइड, गर्व महसूस करते हैं ऐसी कंपनी को प्रिसाइड करने में। प्रिसाइड मतलब मतलब ऐसी कंपनी के नेता बनने में, ऐसी कंपनी के लीडर बनने में जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जिसका सोचना, जिसका समझना, जिसका परसेप्शन, जिसकी सोच ग्रोथ के ऊपर है, ना कि जो स्टेबल चल रही है उसके। तो ऑब्वियसली दूसरा कारण ये हो सकता है कि यार साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब ग्रोथ ओरिएंटेड हो गया, तो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी वो लोग अपना सकते हैं। तीसरा क्या रीजन है कि ग्रोथ पे जाते हैं, एक्सपेंशन पे जाते हैं? भाई एक्सपेंशन से ही आप ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे किसको? मार्केट को। एक्सपेंशन से ही आप अपना मार्केट शेयर क्या कर पाओगे? बढ़ा पाओगे दुश्मन के कंपैरिजन में। स्टेबल चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, आपका दुश्मन आपसे आगे निकल जाएगा, वो डोमिनेंट पोजीशन पे चला जाएगा और आप वीक और टेनेबल पोजीशन पे रह जाओगे। तो एक्सपेंशन तीसरा रीजन ये है कि आपको कंट्रोल बढ़ाना है मार्केट के ऊपर, तो आपको एक्सपेंशन पे जाना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट, अगेन याद करो, एक्सपीरियंस कर्व का फायदा उठाना है। एक्सपीरियंस कर्व क्या था? जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशंस का फायदा उठाना है, अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना है तो एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा ना। बल्क प्रोडक्शन करोगे, रैपिड ग्रो करोगे, बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। जो हल्का फुल्का प्रोडक्शन जो नॉर्मली चला आ रहा था वही करोगे तो कॉस्ट तो वैसी की वैसी रहेगी, तो एडवांटेज कहां से मिलेगा आपको? कॉस्ट लीडर कैसे बन पाओगे? ठीक है। तो चार रीजन है सिंपल से कि आपको ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी पे क्यों जाना होता है। एक रीजन ये है कि एनवायरनमेंट डिमांड कर रहा है, कीवर्ड, ठीक है, कि एनवायरनमेंट इज डिमांडिंग। सेकेंड रीजन ये है कि मोर सेटिस्फाइड ज्यादा मतलब फुल फील होता है तब जब ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है। थर्ड, आपको कंट्रोल बढ़ाना है अपना मार्केट के ऊपर। और चौथा, आपको फायदा उठाना है एक्सपीरियंस का और स्केल ऑफ ऑपरेशंस का। तो ये एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी ही आपके लिए अच्छा ऑप्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, रीजन सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, कि एक्सपेंशन करूं कैसे। तो एक्सपेंशन करने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक तरीका तो है क्या? डाइवर्सिफाई कर लो। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है मालूम है ना? नया प्रोडक्ट, नया मार्केट। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंटेंसिफिकेशन, उसमें कहीं ना कहीं आप एग्जिस्टिंग से चिपके हुए हो, और एक होता है डाइवर्सिफिकेशन जिसमें आप नई फील्ड में ही जा रहे हो। तो पहला तरीका जो C1 में आपको दिख रहा है वो यही है। एक्सपेंशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक इंटेंसिफिकेशन और एक डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन में वो तीनों आ गए, पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहां पर फर्म ग्रो तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने करंट बिजनेस से क्या है? चिपकी हुई। जबकि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब तो क्या हो गया? आप नए बिजनेस में ही चले गए हो जो आपके करंट बिजनेस से बिल्कुल, करंट मार्केट से बिल्कुल अलग। ठीक है, तो मैं फोकस प्राइमरीली यहां पर किस पे करूंगा? डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि वही असली एक्सपेंशन है। बाकी में तो आप एक्सपैंड कर रहे हो लेकिन आप कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग से चिपके हुए। असली एक्सपेंशन किसमें हुआ? डाइवर्सिफिकेशन में, क्योंकि आप नई फील्ड में चले गए हो, नया प्रोडक्ट, नया मार्केट में चले गए हो। तो डाइवर्सिफिकेशन को चार कैटेगरीज में बांटा गया है। लॉजिक समझना इजी टॉपिक है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्चुअल समझना जरूरी है कि डाइवर्सिफिकेशन को चार टुकड़ों में बांटा गया। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है,
एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, एक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और एक कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो पहला एक्सपेंशन का तरीका है डाइवर्सिफिकेशन और उसके 4 हेड्स अपन पढ़ रहे हैं। मैं आपको इन चारों का एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, ठीक है। अज्यूम करो कि मान लो 4 बिजनेस हैं, ठीक है। 4 बिजनेस किसके ले लेते हैं? एक तो है ब्रेड बनाने वाली कंपनी, ठीक है, एक बिजनेस इसका। एक है जो मैदा बनाती है, होल व्हीट फ्लोर बनाती है, वो कंपनी है। और एक जो किसान है जो व्हीट बोता है, ठीक है, जो गेहूं बोता है, वो 3। ये 3 बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं तीनों के थ्रू आपको एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। इस कंपनी का नाम अपन ले लेते हैं, यहां पर जो कंपनी हमारे पास है वो उसका नाम ले लेते हैं अपन एक्स कंपनी, ठीक है, एक्स लिमिटेड। ओके, जो ब्रेड बना रही है वो एक्स लिमिटेड है। और एक और कंपनी का नाम मैं ले लेता हूं यहां पर कि एक कंपनी और है जो ब्रेड बना रही है जिसका नाम है वाई लिमिटेड। ओके, एक दो नाम और ले लेते हैं अपन। फाइन। अब लॉजिक सुनना, मैं अभी ये वाली कंपनी, कौन सी? मैदा वाली, ठीक है। मैदे वाली का नाम देना चाहो तो नाम दे दो, ताकि अपने नाम से भी क्लियर हो जाएगा कि मैं अभी कौन सी कंपनी हूं। मैं हूं एम लिमिटेड, ठीक है, मैदा लिमिटेड। ओके फाइन, ये है कंपनी अभी जो चल रही है। अब मुझे एक्सपेंशन करना है, मैं अभी मैदा वाली कंपनी हूं, मुझे एक्सपेंशन करना है। मेरे पास एक्सपेंशन करने के तरीके बहुत सारे, और मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं ब्रेड वाली कंपनी का काम खुद शुरू कर दूं, या इस कंपनी को टेक ओवर कर लूं, या इसके साथ मर्ज कर जाऊं। एक ऑप्शन मेरे पास ये है। या मैं वीट खुद ही बोना शुरू कर दूं। अभी जो मैं वीट बाहर से खरीद रहा था और उसके बाद उसको पीस के मैदा बना रहा था और आगे बेच रहा था, अब मैं वीट का पूरा खेत खुद ही एक्वायर कर लूं। तो मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन के 2 रास्ते। इसको बोल रहे हैं अपन वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल क्योंकि ये चेन है भाई। गेहूं आएगा तो आटा या मैदा बनेगा, और मैदा बनेगा तो ब्रेड बनेगी उसकी। आटा होगा तो ब्रेड बनेगी उसकी, इसकी जगह आटा भी ले सकते हो आप, ठीक है, तो ब्रेड बनेगी। मैं अभी कौन सी कंपनी हूं? अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन मैदा की बात कर रहे हैं। एम लिमिटेड हूं मैं कंपनी। मेरे को क्या करना है? मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करना है। मेरे पास ऑप्शन है वर्टिकल में, या तो मैं व्हीट वाली कंपनी को टेक ओवर कर लूं, या ये काम मैं ही शुरू कर दूं। तो इससे क्या होगा? जो इनपुट मुझे प्रोवाइड कर रहा था जो व्यक्ति, मैंने वही पर्टिकुलर कंपनी को टेक ओवर या मर्ज कर लिया। और एक मेरे रिसोर्सेज को जो यूज कर रहा था वो काम मैं कर सकता हूं। तो मैं ही मैदा बना लूं और मैं ही ब्रेड बना लूं, तो देखो मेरा फायदा बढ़ जाएगा। मैं ही वीट बो दूं और मैं ही उसका मैदा बना के बेचूं, तो मेरी मार्जिन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट मेरे को नहीं बियर करनी पड़ेगी, इसका प्रॉफिट मेरे को जेब से नहीं देना पड़ेगा। जो अभी दे रहा हूं मैं, इसकी मार्जिन भी मैं जेब से दे रहा हूं अभी, है ना, और मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आप उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहोगे, प्रोसेस वही रहेगा, बस या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाली कंपनी को टेक ओवर करोगे। दोनों ऑप्शन है। अगर आप इसको टेक ओवर करते हो तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दिख रहा है वर्ड, ठीक है। और अगर आप इसको टेक ओवर करते हो तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब पीछे वाली वर्टिकल वाली को बोला तो बैकवर्ड वर्टिकल हो जाएगा, और अगले वाले को टेक ओवर किया जो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड वर्टिकल। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है फाइन। तो वर्टिकल की पहले बात कर लेते हैं। वर्टिकल में क्या लिखा है? इन वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन फर्म्स जो है वो उसी बिजनेस में रहती हैं और उन्हीं पर्टिकुलर बिजनेस को टेक ओवर करती है जो उस बिजनेस से रिलेटेड। तो हियर द फर्म ऑफ टू एंगेज इन द बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब नए बिजनेस में नहीं जा रहे हम लोग, हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही हैं, और उस एग्जिस्टिंग बिजनेस के ही चेन वालों को हम टेक ओवर या उस फील्ड में हम लोग एंटर कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर। आगे भी यही लिखा है, फर्म वर्टिकली रहेगी विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस, बस फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी, ठीक है, और कोशिश करेगी कि उस बिजनेस को वो अपने बिजनेस में टेक ओवर कर। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब समझा दिया मैंने आपको। बैकवर्ड देख लो। बैकवर्ड का मतलब इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग द बिजनेस ऑफ। किसके बिजनेस में एंटर कर रहे हो? इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस में एंटर कर रहे हो। मतलब जो आपको इनपुट देता था उसके बिजनेस में आपने एंटर कर लिया, तो जो सप्लाई इससे आती थी वो सप्लाई अब इससे नहीं आके, और आप ही खुद ही अपने आप को सप्लाई करो। एग्जाम्पल यहां दूसरा दे रखा है, देख लो। एक लार्ज सुपरमार्केट चेन ने क्या किया? उसने खुद ही खेत खरीद लिए, ताकि जो सुपरमार्केट के अंदर जो फल फूल आते थे, पहले किसान से खरीदते थे लोग, तो किसान अपनी मार्जिन चार्ज करता था। अब इन्होंने खेत
एक्वायर कर लिए तो इनके खेत से आ रहे हैं तो वो मार्जिन उनको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड में क्या लिखा है? फॉरवर्ड में मूव फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन, इस चेन में आगे फॉरवर्ड बढ़ना है आपको, और आपको ऐसे बिजनेस को टेक ओवर करना है जो किसका इस्तेमाल करता था, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता था, ये ठीक है, इस बिजनेस में आपको जाना है। एग्जाम्पल, एक कॉफी बीन वाले ने मर्ज कर लिया कॉफी कैफे कैफे कॉफी डे के साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। मतलब कॉफी परचेज करता था कॉफी वाला पहले, शॉप जो रेस्टोरेंट है, फिर वो कॉफी परचेज करता था इससे और फिर वो कॉफी बनाता था। इसने क्या सोचा, भाई मैं ही खोल लेता हूँ शॉप, ठीक है, तो इसने कॉफी शॉप खरीद ली। तो कॉफी इसको बेचने की बजाय ये खुद ही कॉफी ले रहा है, खुद ही बना रहा है कॉफी, है ना, और खुद ही बेच रहा है, ठीक है। तो सेम पर्सन दोनों काम कर लेगा, फाइन, ठीक है। भाई बर्गर बेच रहा हूँ और एक कोई बर्गर बना रही है कंपनी, और एक मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, बर्गर बनाने का काम भी खुद ही कर लिया और बर्गर बेचने का काम भी खुद ही कर लिया, तो वो फॉरवर्ड हो गया। सिंपल ना, एग्जाम्पल आपके लिए बेसिक है। दिस इज वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन। सेम सीक्वेंस में रहना है, आगे पीछे जाना है। अब मान लो एक्स लिमिटेड ने किसको टेक ओवर कर लिया, वाई लिमिटेड को। बोले यार ये बहुत बड़ा दुश्मन है मेरा, इसको हम क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। मैदा वाली ने मैदा वाली को, मान लो कोई दूसरी कंपनी थी, उसको टेक ओवर कर लिया। एक खेत वाले ने दूसरे खेत वाले को टेक ओवर कर लिया जो वीट ही बो रहा था। हॉरिजॉन्टल समझ गए ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सिंपल सा मतलब है, एक्विजिशन और वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज। मतलब जिस स्टेज पे मैं काम कर रहा हूं उसी स्टेज वाले को अगर मैंने टेक ओवर किया तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटेजी, ठीक है। हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट है आपका, उसको आपने टेक ओवर कर लिया, कोई बाय प्रोडक्ट जैसा बना रहा है, या फिर कोई दुश्मन का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आपने टेक ओवर कर लिया, वो इसमें आ जाए। एग्जाम्पल आप ये चिपका सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेड इज अ स्टैंडर्ड वर्ड, मैदे की जगह व्हीट फ्लोर लिख सकते हो, फ्लोर बोलते हैं हम लोग उसको, और व्हीट को व्हीट ही लिखोगे, गेहूं लिखोगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं। इसको आटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में। ओके, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब सिर्फ इतना से ध्यान रखना, इस डाइवर्सिफिकेशन में हम लोगों ने किसको टेक ओवर किया, दूसरे बिजनेस को जो सेम स्टेज पे था, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे है, सेम स्टेज ऑफ मार्केटिंग पे है, उसको हमने टेक ओवर किया। मतलब इसका या तो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई कॉम्प्लीमेंट्री या दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई बाय प्रोडक्ट हो सकता है, उनको अपने टेक ओवर कर लिया। ये दोनों क्लियर? तो ये दोनों तो मैंने आपके लिए डायग्राम से क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूं किस पे, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड व्हाट इज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन? सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक की बात करते हैं। एमसीक्यू में कभी कभी ये पूछता है कि कॉन्सेंट्रिक इनमें से कौन सा रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, तो कॉन्सेंट्रिक रिलेटेड होता है और कॉन्ग्लोमरेट कोई लिंकेज नहीं है, मतलब वो टोटली अनरिलेटेड माना जाता है। अब मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, लॉजिक सुनना, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैगी जो बना रही है कंपनी नेस्ले, ठीक है, अब उसने मैगी बनाई, ठीक है, मैगी उसने बनाना शुरू कर दिया, नूडल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनिशियली। फिर थोड़े दिन बाद उसके दिमाग में आया, यार यही मैगी का इस्तेमाल, इसके अंदर जो हम मसाला यूज करते हैं, क्यों ना उसी मसाले को बेस लेके उसी टेक्नोलॉजी से केचप बनाना शुरू कर दे, सॉस बनाना शुरू कर दे। तो अगर आपने मैगी का सॉस खाया है तो उसका टेस्ट इज सिमिलर टू द मैगी के मसाले का टेस्ट, ठीक है, कभी गौर फरमाना उस पर, है ना, उसका डिफरेंट होता है। तो उसने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई फील्ड में चला गया, वो केचप की फील्ड में। फिर उसको लगा यार मसाला क्यों खाली मैगी के साथ दे, अलग से मसाले शुरू कर दे तो आप सब्जी में भी डाल सकते हो। तो उसी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या शुरू कर दिया, जो मसाला आने लग गया, मैजिक मसाला, ठीक है, वो बनाना शुरू कर दिया। मतलब आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो प्रोसेस यूज होता था, एग्जिस्टिंग बिजनेस की जो मार्केटिंग टेक्निक्स थी, उसी में से ही आपने एक नया बिजनेस ओपन कर दिया। इसको बोलते हैं स्पिन ऑफ करना। स्पिन बॉलिंग सुना है, क्रिकेट सब जानते ही हो, बॉल सीधी जा रही है लेकिन स्पिन होते ही, स्पिन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा आगे जाके अपने आप थोड़ा सा टर्न ले लिया, मतलब प्रोसीजर वही फॉलो किया लेकिन थोड़ा सा बदल दिया आगे जाके, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छा दे दिया, ठीक है, कि मैगी का एग्जाम्पल ले लो।
और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आगे भी आएगा, अभी एक एग्जाम्पल वो बताऊंगा मैं आपको, कि एक पर्टिकुलर कंपनी है ना, वो क्या बना रही है, वो कोई पर्टिकुलर आइटम, जैसे वो रेफ्रिजरेटर बना रही है, ठीक है, फाइन। अब उसने उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या किया, फ्रीजर भी ऐड कर दिया। फिर आपने देखा नई टेक्नोलॉजी, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने उसमें दो टुकड़े कर दिए कि एक में आप बर्फ, इसमें आप बर्फ वाले में नॉर्मल टेम्परेचर भी रख सकते हो और आप फ्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने यूटेंसिल्स बनाने शुरू कर दिए कि इस फ्रीज में ये पर्टिकुलर यूटेंसिल डालोगे तो कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेम टेक्नोलॉजी या तो सेम प्रोसेस या सेम मार्केटिंग फंडे का इस्तेमाल करके आप एक नया बिजनेस स्पिन ऑफ करा रहे हो ओरिजिनल बिजनेस से जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, इसलिए उसको कौन सा डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन उसको कहा जाता है। तो क्या लिखा है, इन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन नया बिजनेस लिंक्ड है, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, किससे, एग्जिस्टिंग बिजनेस से। कैसे जुड़ा हुआ है, हो सकता है प्रोसेस में कहीं सिमिलैरिटी हो सकता है दोनों में कोई टेक्नोलॉजी कॉमन हो सकता है कोई मार्केटिंग का तरीका कॉमन हो। मतलब इन शॉर्ट नया प्रोडक्ट जो आया वो स्पिन ऑफ होके आया, उससे थोड़ा सा हट गया ओरिजिनल से, किससे, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो लास्ट कौन सा हुआ, कॉन्ग्लोमरेट। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है, आपका आप जिस नए बिजनेस में जा रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से। जैसे कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और उस शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने साबुन बनाना शुरू कर दिया, तो दैट इज अ टोटली अनरिलेटेड है, शू का कोई लेना देना नहीं है साबुन से, कोई टेक्नोलॉजी सेम नहीं, कोई प्रोसेस सेम नहीं है। सो कॉन्ग्लोमरेट मतलब कोई लिंकेज नहीं है आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, जो नया बिजनेस है वो बिल्कुल डिसजॉइंटेड है, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं, बिल्कुल अलग है किससे, एग्जिस्टिंग बिजनेस से, इसलिए इसको बोलते हैं टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। समझ आया, ठीक है। तो पहला तरीका एक्सपेंशन करने का क्या था, वो था आपके पास डाइवर्सिफिकेशन, ठीक। उसमें चार डाइवर्सिफिकेशन के तरीके देखे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, फाइन। दूसरा तरीका जो कि पहले से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये और ले रहा हूं, ठीक है, इस लेक्चर में, एक्सपेंशन कैसे कर सकते हो, मर्जर करके, सामने वाली कंपनी को टेक ओवर करके, एक्वायर करके। तो मर्जर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर, ठीक है। जैसे कुछ रीसेंट मर्जर्स के कुछ एग्जांपल भी दे रहे हैं। मर्जर का मतलब क्या हुआ, एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, दो ऑर्गेनाइजेशन या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने कंबाइन कर लिया, दैट इज नोन एज मर्जर एक्विजिशन। एग्जाम्पल जैसे आप देखो, रिसेंट जो दिख रहे हैं आपको, टाटा ने कोरस, जो एंग्लो कंपनी थी, स्टील कंपनी थी, टाटा स्टील ने उसको एक्वायर किया था। टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश की जो जगवार होती थी उसको टेक ओवर किया। मित्तल आर्सलर का केस है, एचपीसीएल ने केन्या की पेट्रोलियम कंपनी को टेक ओवर किया। रीसेंट अनाउंसमेंट्स की बात करो अगर आप अभी, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया, ठीक है, दैट्स अ बिग अनाउंसमेंट। अभी आपने देखा होगा फेसबुक ने थोड़ा सा जियो में शेयर लिया, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मर्जर और एक्विजिशन इज ऑल अबाउट, ठीक है। मर्जर कितने टाइप होंगे, होंगे ये भी चार, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक की जगह नाम इन्होंने क्या दे रखा है दूसरा, कॉन्सेंट्रिक की जगह नाम दे दिया कोजेंट्रिक, बाकी सेम है, सेम है भाई। मर्जर डाइवर्सिफिकेशन लॉजिक तो वही है ना, आपको टेक ओवर करना है किसी को। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब वही जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही है उनको टेक ओवर किया वापस, इसमें देखना नहीं है, वो सेम कॉन्सेप्ट है, इट्स अ मर्जर विथ योर कॉम्पिटिटर। जैसे लिप्टन का चाय थी और उसने ब्रुक बॉन्ड चाय को टेक ओवर किया, दोनों का मर्जर हो गया। वर्टिकल में आप सेम इंडस्ट्री में हो, बस स्टेजेस अलग है, ऊपर नीचे जा रहे हो, ठीक है, तो इसमें बैकवर्ड भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है, वापस बताने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेंट्रिक की जगह यहां नाम आएगा कोजेंट्रिक, तो ये ध्यान रखना, डाइवर्सिफिकेशन में जब वर्ड होता है तो कॉन्सेंट्रिक होता है, और मर्जर में जब आता है तो कोजेंट्रिक होता है। लॉजिक सेम है कि कहीं ना कहीं आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टिंग मार्केट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपका ये बिजनेस। तो कोजेंट्रिक में क्या लिखा है, दो या दो से ज्यादा जो मर्ज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है कुछ ना कुछ तरीकों से। हो सकता है प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो उनका, हो सकता है मार्केटिंग या मार्केट सेम हो सकता है टेक्नोलॉजी सेम, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था वो ये वाला था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेफ्रिजरेटर बना रही है वो मर्ज कर सकती है किचन अप्लायंसेस वाली के साथ, तो उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप ऐसे इक्विपमेंट बनाओ जो उस रेफ्रिजरेटर में आराम से चल जाए। माइक्रोवेव में नहीं होता कैसा
कि ऐसे माइक्रो सेफ है और ये माइक्रोवेव में नहीं चलेंगे। चौथा, कॉन्ग्लोमरेट मतलब वही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जो बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस फील्ड में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे अभी आप लॉकडाउन की बात कर रहे हो, तो जो बंदा किसी स्पेसिफिक काम में इन्वॉल्व था वो भी फ्रूट के काम में चला गया, इसका मतलब वो कॉन्ग्लोमरेट कर रहा है कि वो बिजनेस तो उसका जो नाई का था वो तो कर ही रहा है मान लो वो, और उसके साथ में फल का भी बिजनेस शुरू कर दिया, फ्रूट्स का भी बिजनेस शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल कॉन्ग्लोमरेट है, अलग ही फील्ड है। ठीक है, फाइन। तो दो मैंने आपको बता दिए हैं, फिर अपन तीसरा डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। हम लोगों ने दो एक्सपेंशंस पढ़ लिए हैं। पहला डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आपके पास कॉन्सेंट्रिक और आपके पास कॉन्ग्लोमरेट था। फिर हमने मर्जर्स एक्विजिशंस के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन करना, थ्रू एक्सपेंशन करना पड़ा। उसमें आपके पास फिर से चार ऑप्शन थे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को जेनरिक और कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, तीसरा और आखिरी कैटेगरी, अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो बहुत शानदार तरीका है, क्या आप कर सकते हो अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, सरकारों में आपने देखा है गठबंधन होते हुए, पार्टी पॉलिटिक्स में आपने देखा है गठबंधन होते हुए। स्ट्रेटेजिक अलायंस का लॉजिक यही कहता है कि हमें क्या करना है, किसी दूसरी कंपनी के साथ आप चाहो तो क्या कर सकते हो, गठबंधन कर सकते हो। गठबंधन किसके बीच में हुआ प्रैक्टिकली, अगर आप देखोगे तो आप महाराष्ट्र सरकार में देख सकते हो गठबंधन है ना। ऐसे बहुत सारी जगह गठबंधन होता है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहो तो गठबंधन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप गठबंधन देख सकते हो किसके बीच में, हीरो और होंडा के बीच में अलायंस है। ठीक है, मारुति और सुजुकी के बीच में अलायंस है। ये अलायंस क्यों बनाते हैं लोग, है दोनों कंपनियां अलग अलग है, हीरो इज सेपरेट कंपनी, होंडा इज अ सेपरेट कंपनी, मारुति इज अ सेपरेट कंपनी, सुजुकी इज अ सेपरेट कंपनी, फिर भी ये लोग क्यों साथ में आए हैं। दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटियां, सेपरेट एंटिटियां, लेकिन दोनों ने किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए वेंचर किया, जॉइंट वेंचर किया, पार्टनरशिप करी, ताकि ये लोग बेनिफिट्स जो हैं शेयर कर सकें। कंट्रोल भी दोनों का रहेगा, बेनिफिट्स भी दोनों के रहेंगे। और ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी, मतलब दो फॉरेन कंट्रीज की दो कंपनीज मर्ज करती हैं या अलायंस बनाती है, क्योंकि इसको वहां एंट्री लेनी है, उसको यहाँ एंट्री लेनी है। अब इसको वहां एंट्री मुश्किल से मिल रही थी तो उसके साथ अलायंस बना के वहां एंट्री मिल गई, और उसको इंडिया में एंट्री बहुत कम मिल रही थी तो अलायंस इंडियन कंपनी के साथ बना के यहाँ एंट्री बहुत ईजी हो गई। ठीक है, सो ये एक फंडा है जिसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। इंडियन कंपनी फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकती है, फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर कर सकती है। क्लियर, ठीक है, सो दिस इज नोन एज अलायंस। तो अलायंस का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो, अलायंस एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में, दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस के बीच में। दो के बीच में भी हो सकता है, तीन के बीच में भी हो सकता है, चार के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, सो स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस दैट enables each one, ताकि हर एक बंदा क्या कर सके, अपना ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके, जो कि ये लोग अकेले पूरा नहीं कर पा रहे थे, विच नाइदर वुड बी एबल टू अचीव ऑन इट्स ओन। मतलब जो ये अकेले रहते हैं ना, तो कभी भी वो स्ट्रेटेजिक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते, जो कि अब ये लोग साथ में रह रहे हैं और वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। सिंपल ना। ठीक है, तो अलायंस का हिंदी मतलब गठबंधन होता है। ठीक है, ये एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस के बीच में, ताकि ये लोग वो उद्देश्य भी अचीव कर सके जो ये अकेले कभी कर ही नहीं पाए। है दोनों पार्टियां, मैंने क्या बोला, दोनों का अपना स्टेटस क्या है, इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंटिटियां हैं, मतलब दोनों स्वतंत्र है अपने अपने। ठीक है, बस ये अभी आई है साथ में ताकि ये लोग बेनिफिट शेयर कर सकें, कंट्रोल कर सकें उस पार्टनरशिप को, दोनों का कंट्रोल होगा उसके ऊपर, एंड दे मेक कंट्रीब्यूशन टू दी अलायंस। मतलब ये दोनों क्या करते रहते हैं, अपने अपने पार्ट पे कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई थोड़ा पैसा ये लगाएगा, थोड़ा पैसा वो लगाएगा, थोड़े रिसोर्सेज ये देगा, थोड़े रिसोर्सेज वो देगा। कब तक चलेगा ये काम, जब तक ये अलायंस है। आपने फिर देखा हीरो होंडा फिर अलग हो गए, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो आज हीरो की गाड़ियां ही आ रही है ना। तो होंडा अलग चला रहा है, हीरो अलग चला रहा है, तो ये कब तक करेगा, जब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जब टर्मिनेट हो जाएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे वापस, क्योंकि है ही सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो ये तरीका है एक्सपेंशन का, तीसरा मुख्य तरीका स्ट्रेटेजिक अलायंस का। अब आ रहा है क्वेश्चन, अलायंस करने से फायदे क्या होंगे, अलायंस करने से नुकसान क्या होगा। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं अलायंस करने के फायदे, और फायदे भी आपको चार एंगल से दे रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एंगल है, इकोनॉमिक एंगल है, स्ट्रेटेजिक एंगल है और पॉलिटिकल एंगल है। चार एंगल से, चार नजरियों से आपको फायदे बता रखे हैं।
पहली बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल एंगल की। ठीक है, क्या फायदा मिला ऑर्गेनाइजेशन को, हीरो को क्या फायदा मिला होंडा के साथ अलायंस करके, मारुति को क्या फायदा मिला सुजुकी के साथ अलायंस करके। पहला फायदा देखो, नॉर्मल फायदा है ना, उसकी स्किल्स सामने वाले की, उसकी क्षमताओं को मेरे को सीखने का मौका मिला, है ना भाई, उसकी स्किल्स मैं सीख पाया। ओके, और मेरी कैपेसिटी, मेरी सिस्टमैटिक चेन्स, मेरी वैल्यू चेन, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अच्छा हो गया उसके साथ मिलके, है ना। तो ये तो फायदा है अलायंस का। भाई एक पुअर स्टूडेंट जो कम इंटेलिजेंट है और एक अच्छा स्टूडेंट जो ब्रिलियंट है, दोनों अगर अलायंस बना रहे हैं तो पुअर के लिए फायदा है कि उसको स्किल सीखने को मिलेगी, कैपेबिलिटी सीखने को मिलेगी। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से सोचो तो ऑर्गेनाइजेशन कैन लर्न द नेसेसरी स्किल्स एंड इट कैन ऑब्टेन सर्टन कैपेबिलिटी, उसकी क्षमताएं, उस पार्टनर की, जो आपका पार्टनर है साथ में, उससे आप लोग सीख सकते हो और इससे आप अपनी क्या बढ़ा सकते हो, एनहांस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, आपकी सप्लाई चेन जो होती है पूरी, ठीक है, सप्लायर से लेके कस्टमर तक की पूरी चेन वो इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा फायदा आपको मिलेगा, वर्ड प्यारा है, सिनर्जी का। सिनर्जी का मतलब ये होता है, एक प्लस एक जब मिलते हैं तो वो उसका रिजल्ट जो होता है वो 3 4 5 6 7 होता है। आप अकेले थे तो कितना रिजल्ट था, 1। ऑर्गेनाइजेशनल एंगल से बात कर रहा हूं मैं। कोई और अकेला था, क्या रिजल्ट था, 1। लेकिन जब दो शक्तियां, ठीक है, दो कॉर्पोरेट साथ में मिलते हैं तो एक थर्ड एडवांटेज और जनरेट होता है। भाई दोनों का फायदा तो मिलेगा, 1+1, नॉर्मली 1+1 क्या होता है, 2। लेकिन सिनर्जी कहती है भाई 1+1 जहां होंगे वहां 11 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। सिनर्जी का बेनिफिट हमेशा मिलता है क्योंकि मेरी स्किल्स भी लगेगी उसमें और उसकी स्किल्स का भी यूज हो रहा है, तो दोनों की स्किल्स जब मर्ज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर मिलेगा। वो अलायंस का तीसरा फायदा कि सिनर्जी बेनिफिट, सिनर्जी मिलती है, सिनर्जी मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलता है कुछ। और चौथा, आपका बिजनेस और ज्यादा लेजिटिमेट बनेगा, मतलब आपके बिजनेस की पहचान और बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी मतलब वही इज्जत और बढ़ेगी। ठीक है, सो यू कैन ऐड द लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी टू द न्यू वेंचर, तो जो आपकी क्रेडिटेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, तो आप क्रेडिबल बन जाओगे, क्रेडिटेबल बन जाओगे, मतलब आपका इज्जत जो है मार्केट में, आपकी इमेज जो है मार्केट में, आपकी रेपुटेशन जो है मार्केट में वो बढ़ेगी। और हीरो अकेला कोई वेंचर करता हो, हीरो होंडा के नाम से कोई वेंचर शुरू किया तो वो ज्यादा अच्छे से चल पाएगा क्योंकि लोग उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे। ठीक है, सुजुकी इंडिया में आके कुछ करती तो इतना विश्वास नहीं होता, लेकिन मारुति सुजुकी कोई नया वेंचर आ रही है तो वो विश्वास लायक है, वो लेजिटिमेट माना जाता है, जेन्युइन बिजनेस है। ठीक है, फर्जी नहीं है बिजनेस। ओके, तो तो एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशनल एंगल से 4 हैं, आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, पहला, इससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, इससे सिनर्जी का बेनिफिट आपको मिलेगा और आपका बिजनेस जो है वो क्रेडिटेबल, मतलब आपका इज्जत जो है बिजनेस की और बढ़ेगी। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो बहुत ही बढ़िया है, कॉस्ट भी आपको शेयर करनी है, रिस्क भी क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सबसे बढ़िया है कि कॉस्ट भी कम हो गई, रिस्क भी कम हो गई क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सारी कंपनियों में जो अलायंस में जुड़ी हुई। दूसरा, चूंकि अलायंस में आप दो दो कंपनी साथ में जुड़ी हुई है तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर सकते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, वही बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हो, और बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और तीसरा वही को स्पेशलाइजेशन का फायदा, भाई कुछ आपकी स्पेशलिटी है, कुछ मेरी स्पेशलिटी है, तो हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, कुछ एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कुछ आपकी स्पेशलिटी है, कुछ मेरी स्पेशलिटी है, हम दोनों ने मिलके कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू जनरेट कर ली यहाँ पर। ठीक है, ये पॉसिबल है। 3, तो इकोनॉमिक एडवांटेज समझ में आए, कॉस्ट कम लग रही है, रिस्क कम हो गई, शेयरिंग हो गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहां कर सकते हो क्योंकि जब दो तीन कंपनी अलायंस कर रही है तो बल्क में प्रोडक्शन पॉसिबल है तो उससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, और एक दूसरे की स्पेशलाइजेशन का इस्तेमाल करके हम एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो पैसों के टर्म्स में तो ये फायदा आपको मिल सकता है। क्लियर, ठीक है, ग्रेट। तीसरा फायदा किसके एंगल से आ रहा है, तीसरा फायदा आ रहा है स्ट्रेटेजिक एंगल से। स्ट्रेटेजिक एंगल से अगर आप फायदा देखो तो क्या है, सबसे पहला जो दुश्मन है ना हमारा, पहले हमसे लड़ता था, अब हमारे साथ आ गया, तो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि दुश्मन
कंपटीशन। सेकंड फायदा, वर्टिकल इंटीग्रेशन यहां पे क्रिएट कर सकते हो। भाई मैंने आज पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैदा वाला आप हो, आप ब्रेड वाले को टेक ओवर कर लो, ब्रेड वाले आप हो, आप मैदे वाले को टेक ओवर कर सकते हो। तो ये भी पॉसिबल है ना कि हम इनके साथ जैसे मैदे वाले ने किसके साथ टाई अप कर लिया, अलायंस कर लिया ब्रेड वाले के साथ और खेत वाले के साथ, तो ये अलायंस से क्या होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन आप आराम से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पहले वाले में तो क्या था, कोऑपरेशन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, दूसरे वाले में वर्टिकल इंटीग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तीसरा, इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब दोनों के रिसोर्सेज, दोनों की स्किल्स जब क्या हो गई हैं, पूल हो गई है साथ में, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और चौथा, आप नई टेक्नोलॉजी पे अपना हाथ आजमा सकते हो, आप जॉइंटली उसके साथ मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हो। भाई कोई नई टेक्नोलॉजी उसके पास है जो हमारे पास नहीं है, तो हम उस पर अपना एक्सेस पा सकते हैं, भाई वो हमें देगा ही देगा, है ना। मारुति सुजुकी ने क्यों अलायंस किया कि सुजुकी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मारुति के पास नहीं थी, तो उसको मिल गया फायदा, प्लस जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकती है। भाई अकेले कोई रिसर्च करोगे और किसी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट के साथ मिलके करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाओगे और नया कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके लेकर आ सकते हो, नई कुछ चीज उसमें लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक एंगल से, व्यू रचनात्मक एंगल से ये फायदा है कि दुश्मन दोस्त बन गए, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, पहले लड़ते थे अब इंटीग्रेट करने लग गए। फिर कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस से आपको मिलेगा क्योंकि सारे रिसोर्सेज, सारे स्किल्स हम एक साथ मिलकर यूज कर रहे हैं और इसी से आप नई टेक्नोलॉजी पे भी एक्सेस कर सकते हो और जॉइंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। पॉलिटिकल फायदा वही कि पहले मेरे को उस फॉरेन कंट्री में घुसने ही नहीं देते थे, अब मैं आराम से एंटर कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने उस कंट्री के साथ किसी भी कंपनी के साथ अलायंस कर लिया। तो पहला फायदा, सम टाइम अलायंस इसलिए किया जाता है किसके साथ, लोकल फॉरेन बिजनेसमैन के साथ, ताकि आप उस मार्केट में क्या कर सको, एंट्री कर सको। बाकी तो क्या था, या तो वहां पर लोकल प्रेजुडिस था, लोकल प्रेजुडिस मतलब वो लोग विदेशी कंपनियों को भाव ही नहीं देते थे। लेकिन जब मैंने उसकी कंपनी के वहीं के लोकल बिजनेस के साथ अलायंस कर लिया तो मेरे को भी भाव लेने लग गया। पहले लोकल प्रेजुडिस था, लोकल प्रेजुडिस मतलब लोग पहले से मन में भावना ये बना लेते थे कि नहीं यार ये पर्टिकुलर बिजनेस वहां फॉरेन कंट्री का है, ये यहाँ पर स्वदेशी अपनाते थे वो लोग पहले। ठीक है, और दूसरा, या फिर लीगल बैरियर्स हुआ करते थे, हम आसानी से एंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि फॉरेन कंट्री में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो हमने अलायंस बना लिया तो क्या हुआ, वो लोगों के दिमाग से लोकल प्रेजुडिस भी हट गया। भाई सुजुकी कोई पर्टिकुलर चीज आपको देता है इंडिया में, तो आपको लगता है नहीं यार अपने इंडिया का मारुति ठीक है, लेकिन मारुति सुजुकी ने मारुति के साथ ज्वाइन करके मारुति सुजुकी बना लिया, तो अब लोगों को लगा ठीक है ये ले लेते हैं। प्लस इंडियन कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती थी कि इतनी आसानी से जापानीज कंपनी को इंडिया में नहीं आने देगी, लेकिन चूंकि उसने अलायंस कर लिया किसके साथ, इंडियन कंपनी के साथ, तो लीगल बैरियर्स खत्म। ठीक है, दूसरा दूसरा फायदा, पॉलिटिकल फायदा यह है कि अगर आप अलायंस बना लो किसी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पार्टनर के साथ, जैसे मान लो आप किसी ऐसे बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप कर लो या अलायंस कर लो जिसका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आपको ये फायदा मिलेगा, उसकी इन्फ्लुएंस का आपको भी फायदा मिलेगा, उसकी पोजीशन का आपको भी फायदा मिलने वाला है। क्लियर? ठीक है, सो दीज वर दी एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, स्ट्रेटेजिक अलायंस, कि क्या फायदा होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस का। ठीक है, चारों एंगल से बता दिए मैंने आपको फायदे। फायदा नंबर एक, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से देखोगे, फायदा नंबर दो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखोगे, फायदा नंबर तीन, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से, और फायदा नंबर चार, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चार एंगल से मैंने आपको चार फायदे इसके बता दिए हैं। अब मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूं, बहुत सिंपल से डिसएडवांटेजेस है दो। पहला, सब कुछ शेयर हो रहा है, रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे हैं, प्रॉफिट भी शेयर हो रहे हैं, नॉलेज भी शेयर हो रही है, स्किल्स भी शेयर हो रही है, जो अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन शेयर नहीं। भाई मेरी चीज मैं शेयर कर रहा हूं ना किसी को, तो मेरी नॉलेज शेयर हो रही है, मेरी स्किल शेयर हो रही है, मेरे रिसोर्सेज, मेरे प्रॉफिट सब शेयर हो रहे हैं, तो एक नुकसान तो ये है ही। और दूसरा, एक तरह से आप अपना भावी फ्यूचर कॉम्पिटिटर तैयार कर रहे हो। भाई जब तुम दोनों वापस अलग हो जाओगे तो दोनों को एक दूसरे की स्किल्स पता होंगी, तो ये और लफड़ा। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब आने वाले समय का, फ्यूचर का कॉम्पिटिटर आप एक तरह से क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में ऑल्सो क्रिएट अ पोटेंशियल कॉम्पिटिटर। एक एले, एले का मतलब आज जो दोस्त है, एली मीन सपोर्टिंग, जो है आज जो दोस्त है वो कल क्या बन सकता है, कॉम्पिटिटर बन सकता है जब आप दोनों वापस क्या हो जाओगे, अलग हो जाओगे। सो ये नुकसान है किसका, स्ट्रेटेजिक अलायंस का। क्लियर अलायंस का फंडा।
नुकसान सिंपल दो ही हैं, एक आप शेयरिंग कर रहे हो, दूसरा आप भावी कॉम्पिटिटर क्रिएट कर। ओके, फाइन, ओके। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी अब आती है कौन सी? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज रिट्रेंचमेंट। तो दो स्ट्रैटेजी हम लोग देख चुके हैं, स्टेबिलिटी देख ली हम लोगों ने, और स्टेबिलिटी के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देख लिया क्या? एक्सपेंशन। अब आती है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या हुआ? हिंदी वर्ड होता है रिट्रेंचमेंट का छटनी। जनरली हम लोग छटनी से ये समझते हैं कि एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन में उनको निकालना शुरू कर दो, ठीक है, थोड़े एम्प्लॉयज कम करना शुरू कर दो, उनकी छटनी करना शुरू कर दो। बट इंग्लिश जो रिट्रेंचमेंट वर्ड यहाँ पर अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम हमारे बिजनेस के स्कोप को कम कर रहे हैं। अब वो चाहे छटनी करके कर सकते हो, वो किसी एक हिस्से को बेच के कर सकते हो, पूरी कंपनी और पूरी उस पर्टिकुलर सेटअप को ही क्लोज करके कर सकते हो। ये रिट्रेंचमेंट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो रिट्रेंचमेंट का मीनिंग जो यहां पर अपन देखेंगे वो क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपना दायरा कम कर रही है, क्योंकि हो सकता है उसको नुकसान हो सकता है एनवायरनमेंट बहुत थ्रेटन कर रहा होता है, अब वो ग्रो नहीं कर पा रही है, ना वो एक्सपेंशन कर पा रही है, ना वो स्टेबल चल पा रही है, तो तीसरा ऑप्शन फिर उसके पास यही बचता है कि बहुत ज्यादा लॉसेस तो उसको सफर करने से मतलब नहीं है, धीरे धीरे अब उस बिजनेस को उसको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे उस बिजनेस को उसको अब बंद करना चाहिए। तो ये कब फॉलो होती है और इसमें क्या होता है? साफ साफ लिखा है, ये इट इज फॉलोड जब ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली मतलब अच्छा खासा रिड्यूस करना चाहती है स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी। जो भी वो कार्य कर रही है, जो भी जिस पर्टिकुलर काम में वो इन्वॉल्व है, उसको वो कम करना चाह रही है। और सब्सटैंशियली हल्का फुल्का कम किया दैट इज नॉट रिट्रेंचमेंट, ठीक है। सब्सटैंशियली मतलब अच्छा खासा पोर्शन कम किया, दैट इज नोन एज रिट्रेंचमेंट। ये क्यों किया जाता है? दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज एंड देन डायग्नोज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसको करने से पहले हमेशा हम ये ढूंढेंगे कि भैया गड़बड़ कहाँ हो रही है, कौन सा एरिया हमारा है, कौन सा बिजनेस जो है जिसमें लॉसेस बहुत हो रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उस प्रॉब्लम के कारण को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम के कारण को आइडेंटिफाई करने के बाद अगला कदम क्या उठाएंगे? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए अपन तीन स्ट्रेटजीज रिट्रेंचमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि यार क्या कदम उठाओगे भाई। ये रिट्रेंचमेंट कब आ रहा है सिचुएशन? जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तभी रिट्रेंचमेंट की बात करें। जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम या तो स्टेबल ही चलते रहेंगे या एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। जब प्रॉब्लम आ रही है तो पहला कदम प्रॉब्लम को ढूंढो, दूसरा कदम उस प्रॉब्लम के कारण को डायग्नोस करो, उस कारण को ढूंढो, और उसके बाद कदम उठाओ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और वो जो सॉल्व करने के कदम है वही हमारी तीन स्ट्रैटेजीज है, जो रिट्रेंचमेंट के अंदर तीन स्ट्रैटेजीज अपन पढ़ेंगे। मतलब रिट्रेंचमेंट के तीन टुकड़े हैं, है ना। पहला टर्न अराउंड आएगा, दूसरा डाइवेस्टमेंट आएगा, तीसरा लिक्विडेशन आएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप कदम है। आपको भी मैं प्रैक्टिकली पूछता हूँ, आपका बिजनेस अगर नुकसान में जा रहा है, उसकी हालत खराब है, ठीक है, तो क्या आप बंद कर दोगे सीधे? नहीं। सबसे पहला कदम आप उठाओगे वो है कौन सा? यहां पर देखो, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब है वापस सुधार करने की कोशिश करूंगा। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? अराउंड टर्न करो मतलब वापस घूम के देखो, क्या कुछ सिचुएशन में सुधार कर सकते हो। एक बार जोश से वापस एक बार कोशिश करो कि सुधर जाए, फिर भी नहीं सुधरता है तो बाकी के दो ऑप्शन है ही हमारे पास, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, ठीक है। वो दो ऑप्शन है, उसमें बिजनेस को हम बेचेंगे या पूरी कंपनी बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार हथियार डालने से पहले कोशिश करना जरूर, ठीक है। मैं शेर नहीं मारने वाला हूं कोई कि कोशिश जरूर करना हथियार डालने से पहले एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये टर्न अराउंड यही कहता है ना। तो मतलब मैं आपको लॉजिक ये समझा रहा हूं कि रिट्रेंचमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंटरनल रिट्रेंचमेंट मतलब खुद कोशिश करो, और फिर नहीं होता है तो एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट मतलब बाहर वालों को बेच दो बिजनेस, और तो क्या करोगे, ठीक है। तो पहला रिट्रेंचमेंट इंटरनल है, और इंटरनल का मतलब है खुद कोशिश करो, और खुद कोशिश करने को बोला है यहां पर कौन सी स्ट्रैटेजी? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। अगर इंटरनल रिट्रेंचमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम क्या कोशिश करना चाह रहे हैं? हम हमारी इंटरनल एफिशिएंसी को, आंतरिक एफिशिएंसी को, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को एक बार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है हम सुधर जाएं तो हो सकता है वापस बेहतर हो जाए, लॉसेस ना हो, नुकसान ना हो, बेचना ना पड़े।
उस आंतरिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करनी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है बट मीनिंग बहुत क्लियर है कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होती है। क्लियर? अब टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कब लगानी होती है? भाई मैंने अभी आपको बोला कि जब सिचुएशंस ऐसी हैं जहां लॉसेस हो रहे हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि भैया आपका अब मार्केट में टिके रहना बहुत मुश्किल हो गया है, आपके एम्प्लॉइज का मोरल, मोटिवेशन, आत्मविश्वास बहुत कम हो चुका है, आपका मार्केट में हिस्सेदारी कम हो रही है, ये सारे कारण है कि आपकी हालत खराब है। आपको सबसे पहला कदम आप ट्राई कर लेना चाहिए जो कि है टर्न अराउंड। तो छोटा सा क्वेश्चन है आया क्या कि बताओ कौन सी कंडीशंस हैं या कौन से इंडिकेटर ऐसे हैं जो बताते हैं कि आपको टर्न अराउंड करने की जरूरत है। अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखना है, सरवाइव करके रखवाना है, जिंदा रखना है, तो आपको टर्न अराउंड करना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशंस हैं, ये साइंस हैं। डेंजर साइन है मतलब क्या है? ये सिग्नेट एक तरह से क्या हो गया, एक हिंट हो गई, एक इंडिकेटर हो गया कि भैया ये सिचुएशन है, तो अब आप टर्न अराउंड करने की कोशिश करो। क्या? पहले सिचुएशन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, मतलब कैश फ्लो जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। प्रॉफिट्स नेगेटिव हो रहे हैं मतलब लॉसेस हो रहे हैं। मार्केट शेयर आपका कम होता जा रहा है। ओवर स्टाफिंग हो गई है मतलब स्टाफ जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है। या फिर हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉई है। हाई टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉइज के छोड़ने के जाने की स्पीड ज्यादा है, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। टर्नओवर जब एम्प्लॉय के साथ जुड़ता है तो उसका मतलब सेल नहीं होता है, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज के छोड़ के जाने की स्पीड कितनी है। फिर एम्प्लॉय में मोरल भी कम है, आत्मविश्वास भी कम रह गया। पूरी कंपनी ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो रहा है, लापरवाही तरीके से मैनेज हो रही है। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप जो बेच रहे हो बिल्कुल अब कॉम्पिटिटिव नहीं रहे, मतलब कस्टमर्स उसको खरीदते ही नहीं है। आपके पास जो मशीन्स थी, जो फैसिलिटीज थी, वो अब क्या होने लग गई है? ऑब्सोलीट, डिटोरेट, खराब होने लग गई है। तो ये सिचुएशन कहती है कि अब आपको पहला कदम जो कि रिट्रेंचमेंट का है वो है टर्न अराउंड उठाने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको सरवाइव करना। अब टर्न अराउंड का अगला कॉन्सेप्ट, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, है ना? मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि क्या एक्शन प्लान बनाओगे टर्न अराउंड करने के लिए। तो उसके लिए आपको 5 स्टेप्स दे रखी है कि दिस इज द तरीका, कि ये तरीका आपको इस्तेमाल करना है जब आप टर्न अराउंड करो। क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपको करंट प्रॉब्लम जो है उसको एक बार असेस करो। मतलब ऐसे सीधे उठ के कुछ भी नहीं कर सकते ना, सबसे पहले तो भैया टर्न अराउंड अगर करना है तो सिस्टमैटिक स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है, उस प्रॉब्लम का कारण, और खासकर जड़ से जो जुड़ा हुआ कारण है, क्योंकि अगर वो दूर हो गया तो हो सकता है ये सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को असेस करो, काहे के लिए? ताकि आपको रूट कॉज, रूट कॉज मतलब जो मुख्य कारण है, जो जड़ का कारण है वो पता चल जाए, ठीक है, और कितना नुकसान ये प्रॉब्लम से हुआ है इसका आइडिया लग जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम को असेस किया सबसे पहले, फिर सिचुएशन को एनालाइज करो और एक स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप करने की कोशिश करो। भाई आपने करंट प्रॉब्लम देख ली, फिर करंट सिचुएशन भी देख लो एक बार, अभी हालात कैसे हैं, और फिर एक बार एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान, अभी फाइनल प्लान नहीं बनाया, अभी एक बार प्रिलिमिनरी मतलब रफ प्लान एक बार डेवलप कर लो, ठीक है, और उसके हिसाब से देख लो कि सुधरने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज ला सकते हैं। हो सकता है हमारे पास अभी टेम्पररी कैश की कमी हो, तो फाइनेंस कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। हो सकता है कोई और ह्यूमन रिसोर्सेज कम हो, तो फटाफट एचआर कैसे ला सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसे ला सकते हैं ताकि ये प्रोडक्शन टाइम पे हो सके और आगे सेल जो है या आगे जिसको डिलीवर करना है टाइम पे डिलीवर कर सके। मतलब आपको एक प्लान डेवलप करना है यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज एंड डेवलप अ प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान। प्रिलिमिनरी का मतलब एक बार एक रफ मान लो, एक फाइनल प्लान से पहले एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान बना के देख लो। इसके लिए आपको क्या देखना है? फॉर दिस वन शुड लुक फॉर द वायबल बिजनेसेस। वायबल मतलब भाई जो बिजनेस हमारा, जो एरिया हमारा प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है उसको सुधारो, और जो एरिया आपको प्रॉफिट कम दे रहा है उस पर थोड़ा सा उसकी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली बनाओ। तो यहाँ पर कोशिश करो कि आप उन एरियाज को, उन बिजनेस को ज्यादा देखो, कोर बिजनेस को, जो वायबल है, जो फीजेबल है, जिसमें सुधार की उम्मीद है, और वहां पर आप ब्रिज करो। ब्रिज मतलब एक तरह से सहायता करो, किस क्या अवेलेबल करा के? फाइनेंस अवेलेबल करा के,
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल करा के, ठीक है, वो आपको क्या करना है, वो आपको देखना है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, वापस बोल रहा हूँ, सेकंड पॉइंट, हेडिंग तो सिंपल है, कंटेंट थोड़ा देख रहा हूँ। क्या बोलता है, आपको सिचुएशन एनालाइज करनी, कर ली, और उसके बाद सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद आप स्ट्रैटेजीज डेवलप करोगे और एक प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान बनाओ। प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान जब बनाओ, जो तो तब दो तीन चीजों का ध्यान रखना, एक तो फाइनेंस की पूरी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक बाकी आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज है वो देख लेना, और आपके मेन बिजनेसेस कौन से हैं वो देख लेना। इन तीनों को देखते हुए आप स्ट्रैटेजीज अपनी डेवलप करना, अपना प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान डेवलप करना, क्योंकि कोई छोटा बिजनेस है, इतना मेन नहीं है, कोर नहीं है, तो उस पर नहीं भी बनाई कोई स्ट्रैटेजी, उसके लिए कोई प्लान नहीं भी रखा तो चल जाएगा, लेकिन मेन बिजनेसेस के लिए रखना है। किसको ध्यान में रखते रखना है, फाइनेंस कितना अवेलेबल है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। ब्रिज फाइनेंस का मतलब होता है, या जो वर्ड आया ना ब्रिज फाइनेंस, वापस बता रहा हूँ, ब्रिज फाइनेंस का मतलब होता है टेम्पररीली फाइनेंस कहीं से अरेंज हो रहा है हमको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस, कि कितना फाइनेंस टेम्पररीली अवेलेबल हो जाएगा, ताकि ब्रिज हमारा अभी टेम्पररीली हम लोग बना ले, फिर उस कंपनी को जिससे लिया है हमने वो फाइनेंस वापस लौटा देंगे बाद में, सिचुएशन सुधरती। तीसरा, अब आपने स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली थी, अब आपको इमरजेंसी एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना है। तो जो प्लान अभी आपने बनाया था ऊपर, ठीक है, उसको अब आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए किस किस एरियाज को आपको कवर करना है, प्लान के अंदर क्या क्या कवर होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का एस्पेक्ट कवर होगा, क्योंकि हर चीज का प्लान बनेगा, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ऑपरेशनल एक्शंस, ये सब कवर होंगे, ताकि आपके कोई डेट्स थे तो उनको आप रिस्ट्रक्चर कराओ। जैसे बैंक से आपने लोन ले रखे थे, तो बैंक के साथ आप सेटिंग करो कि बोलो कि यार अभी इस डेट को वापस रिस्ट्रक्चर कर दो। रिस्ट्रक्चर कर दो मतलब हमारी ईएमआई जो है, अभी जो इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख रुपए हर महीने आ रही थी, उसको एक बार आप 10-10 कर दो और पीरियड बढ़ा दो, ठीक है, ताकि एकदम से ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा कैश के ऊपर। इन्हीं इस प्लान में आप वर्किंग कैपिटल इंप्रूव कैसे करोगे, उसका उसका पूरा प्लान बनेगा। कॉस्टिंग कैसे कम करोगे, आप अपनी बजट के तरीके को कैसे इंप्रूव करोगे, आप प्रोडक्ट लाइंस को प्रोन कैसे करोगे, मतलब जो प्रोडक्ट लाइन आपकी खराब हो गई है उनको कैसे हटाओगे, और जो हाईली पोटेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें दम है कि प्रॉफिट दे सकते हो, उसको एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब तेजी कैसे लाओगे, प्रोन का मतलब धीरे कैसे करोगे उन प्रोडक्ट्स लाइन को जो काम नहीं कर रहे हैं, और एक्सेलरेट कैसे करोगे उन प्रोडक्ट्स को जो अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है, इंप्लीमेंट करना, कर दिया। अब धीरे 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 बिजनेस क्या होगा, रिस्ट्रक्चर होगा, सुधर रहा है, टर्न अराउंड की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो टर्न अराउंड जब आप कर रहे हो, रिस्ट्रक्चरिंग जब हो रही हो, तो आप एनालिसिस करते रहो एसेट्स का और डेट्स का, कैश का फोरकास्ट तैयार करो कि आने वाले समय में कितना अवेलेबल हो जाएगा, प्रॉफिट्स को रिव्यू करो, ठीक है, दूसरे जो की फाइनेंशियल फंक्शंस है उनको रिव्यू करो, और ये देखो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है रैपिड इंप्रूवमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। मतलब ये फोर्थ स्टेप से क्लियर हो जाएगा कि सुधर रहा है। अगर नहीं सुधर रहा है इसका मतलब खत्म है, फिर तो आपको जो ऑप्शन 2 है हमारा डाइवेस्टमेंट वाला जो बी पॉइंट है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। टर्न अराउंड नहीं हो पा रहा है, सुधर नहीं पा रही उससे सिचुएशन, पर यहाँ क्या बोला है, कैश फोरकास्ट बना के देखो, एनालाइज करके देखो अपनी एसेट्स, लाइबिलिटीज सबको, प्रॉफिट्स को, दूसरे की फाइनेंशियल फंक्शंस को भी एक बार रिव्यू करके देख लो, टू पोजीशन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप ये देख सको कि क्या रैपिड इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर है और सब कुछ ठीक चल गया तो वापस किस पे आ जाओ, नॉर्मल पे। भाई हमने टर्न अराउंड कर लिया, अब वापस सब कुछ ठीक हो गया है, तो नॉर्मल पे आ गए वापस हम लोग, मतलब हमें आगे बेचने की जरूरत ही नहीं हमारे बिजनेस को किसी को, ठीक है। सो वंस द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या शो करने लग जाए, साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि भैया प्रॉफिट हो रहे हैं, देन स्टार्ट डूइंग अ नंबर ऑफ एफर्ट, और अगर आपको दिख गया कि वापस प्रॉफिट्स होने शुरू हो गए हैं, लॉस से हम प्रॉफिट में आ गए हैं, तो फिर आपको बहुत सारे एफर्ट्स एक्स्ट्रा और बाद में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जाओ, कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव करते जाओ, क्योंकि उससे और वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अलायंसेस अपन ने बात करी थी, अलायंस करते जाओ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करो, मतलब सब कुछ नॉर्मल पे लाओ वापस, मतलब ऐसा लगे ही ना कि आपकी हालत कभी खराब हुई थी। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने टर्न अराउंड करने की कोशिश करी और सुधार भी किया है, वो वापस आगे बढ़े हैं, ठीक है ना, क्लियर। इनमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये अनिल अंबानी वाला रिलायंस था, उसने कोशिश ही नहीं करी टर्न अराउंड करने की, तो वो बिजनेस पे डाइवेस्ट हो जाएगा, और किसने टेक ओवर कर लिया उस चीज को, और जिसने कोशिश करी उसने उस प्रोडक्ट को आगे लेकर आए। एमडीएच वाले ने कोशिश करी टर्न अराउंड करने की ड्यूरिंग द कुछ सालों पहले, उसका भी हालत खराब थी, टर्न अराउंड किया और वो आगे बढ़ने लग गया, ठीक है। तो 5 स्टेप्स फॉलो करनी होती है
क्वेश्चन स्टेप्स के नाम पे कभी भी नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा वर्केबल एक्शन प्लान क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, हो सकता है स्ट्रैटेजी के समय वो ये भी नहीं बोलेगा कि टर्न अराउंड का वर्केबल एक्शन प्लान, वो आपको सिचुएशन देगा, केस स्टडी देगा, केसेस आप लोग देख ही रहे हो, टेस्ट में भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो केस स्टडी वो देगा आपको, और वो केस स्टडी में ये बोलेगा कि भैया ये सिचुएशन है, नेगेटिव प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये मार्केट शेयर कम हो रहा है, बताओ क्या एक्शन प्लान उसको लेना चाहिए। तो आपको इस सिचुएशन देख लेनी कि भैया ये तो जो सिचुएशन है वो टर्न अराउंड की है, और एक्शन प्लान वैसे भी टर्न अराउंड में ही होगा, बाकी दोनों में एक्शन प्लान होगा नहीं, वहां तो बेच रहे हैं ना बिजनेस को, डाइवेस्टमेंट में भी बेच रहे हैं, लिक्विडेशन में भी बंद कर रहे हैं, तो एक्शन प्लान मेनली किस में होने वाला है, एक्शन प्लान जो होगा वो होगा इसी के अंदर। तो एक्शन प्लान क्या है, सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को असेस करो, सिचुएशन को एनालाइज करके एक प्लान प्रिपेयर करो, इमरजेंसी एक्शन प्लान लागू कर दो, फिर नॉर्मल बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करो, और फिर नॉर्मल पे आने लग जाओ अगर प्रॉफिट्स के साइन दिखने लग जाए। क्लियर? ये जो मैंने बातें करी थी ना, इमरजेंसी एक्शन प्लान लगाओ जिसमें एचआर फाइनेंशियल इन सबको आपको रिस्ट्रक्चर करना है, उसका एक नीचे एक हिंट एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या एलिमेंट्स आपको करने चाहिए जो आपको टर्न अराउंड में मदद करेंगे। जैसे आप टॉप मैनेजमेंट बदल दो अपना, तो एक एक्शन प्लान ये हो सकता है। दूसरा, आप इनिशियली ही शुरू में ही क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, मतलब इज्जत बढ़ाने वाला एक्शन, मतलब ऐसे कुछ कार्य करो जिससे कंपनी की जो इमेज है मार्केट में वो इंप्रूव हो जाए। फिर न्यूट्रलाइज मतलब सेटल करने की कोशिश करो, किसको, एक्सटर्नल मार्केट के जो प्रेशर आ रहे हैं ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो प्रेशर आ रहा है वो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना करे, बहुत न्यूट्रल इंपैक्ट करे, न्यूट्रल पे होती है ना गाड़ी, तो न्यूट्रल मतलब नॉर्मल इंपैक्ट करे, बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। फिर ऐसी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो जो आपको क्विकली पे ऑफ करे, मतलब क्विक पे ऑफ का मतलब है जल्दी से रेवेन्यू जनरेट करे, ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिससे पैसा जल्दी आ जाए, ठीक है। कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करो, रेवेन्यू जनरेशन की कोशिश करो, अगर एसेट थोड़ी बहुत बेचनी भी पड़े कैश जनरेट करने के लिए तो एसेट्स बेच दो, और कोऑर्डिनेशन अच्छे से करो आपस के, मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन अच्छा रखो। मतलब ये सारे एलिमेंट्स अगर आप परफॉर्म करोगे तो वैसे ही एक तरह से ये जो थर्ड स्टेप है आपकी, सेकेंड और थर्ड स्टेप की प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हो आप लोग, ये प्रॉपर हो पाएगा, ठीक है। यही एक्शन प्लान है सारे, कि टॉप मैनेजमेंट चेंज कर दो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, मतलब ब्रांड बिल्ड करो, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को नॉर्मल लाने की कोशिश करो, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, कॉस्ट कम करो, रेवेन्यू जनरेट करो, एसेट बेचो। ये सारे तरीके आपको अपनाने हैं अगर आपको क्या करना है, अगर आपको टर्न अराउंड सक्सेसफुल बनाना है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको इस्तेमाल करने हैं। क्लियर? ठीक है, तो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, फंडा मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला जो कौन सा है, टर्न अराउंड। अब टर्न अराउंड करने के बाद भी आपको लगता है कि हालत नहीं सुधर रही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है डाइवेस्टमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइवेस्टमेंट? डाइवेस्टमेंट का मतलब है बिजनेस को, पूरी कंपनी को बंद नहीं कर रहा हूं, उसका एक हिस्सा, एक पोर्शन, ठीक है, उसको मैं बंद कर रहा हूं, उसको बेच रहा हूं, उसको लिक्विडेट कर रहा हूं, और फिर उससे भी नहीं मिला सक्सेस, एक को बंद करके भी नहीं फायदा मिल रहा है, तो फिर पूरी कंपनी बंद करोगे, वो तीसरी स्ट्रैटेजी वो है लिक्विडेशन। तो डाइवेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ बिजनेस, या एक मेजर डिवीजन, या एक एसबीयू आप बंद कर रहे हो, पूरी कंपनी बंद नहीं हो रही है, जो हिस्सा आपको लग रहा था गड़बड़ है, जहां पर नुकसान ज्यादा हो रहा है, जहां टर्न अराउंड करके भी सुधर नहीं पा रहा है, उसको आप सेल कर रहे हो या लिक्विडेट कर रहे हो। जब पोर्शन ऑफ बिजनेस हो सकता है, एक पूरा डिवीजन हो सकता है, जैसे कैडबरी ने डेयरी मिल्क बंद कर दिया, हो सकता है कैडबरी ने चॉकलेट डिवीजन ही बंद कर दिया, मतलब एसबीयू बंद कर दिया, ठीक है। तो डाइवेस्टमेंट कब होता है, डाइवेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, एंड ये अडेप्ट तब होता है जब टर्न अराउंड हमने कोशिश कर ली है, बट टर्न अराउंड क्या हुआ है, अनसक्सेसफुल प्रूव हो गया है, तो हम लोग डाइवेस्टमेंट पे जाते हैं, ठीक है। अब इसके मेन कारण, एक क्वेश्चन अच्छा है इसका, किस वजह से हम डाइवेस्टमेंट पे जा रहे हैं, रीजंस फॉर डाइवेस्टमेंट, ठीक है, बहुत इजी आंसर्स, इजी है पर पॉइंट अच्छा है। रीजंस क्या है डाइवेस्टमेंट पे जाने के? रीजन नंबर वन, हमने एक बिजनेस एक्वायर जो किया था, हमने कोई बिजनेस शुरू किया था या कहीं से एक्वायर किया था, लेकिन वो बिल्कुल मिसमैच कर रहा है किससे, हमारी बाकी बिजनेस से, हमारे पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, और वो पर्टिकुलर बिजनेस जो हमने चालू किया था वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है किसके साथ, कंपनी के साथ। हो सकता है ना भाई, कैडबरी जैसे चल रही थी, अब उसने सोचा चलो हम नया मार्केट शुरू करते हैं, तो उसने क्या शुरू किया, उसने शूज बनाने का मार्केट भी शुरू किया, कैडबरी के शूज, ठीक है।
तो वो बिजनेस उस बिल्कुल मिसमैच कर गया, ठीक है, वो बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं कर पाया कंपनी के साथ, तो उसको उसको डाइवेस्ट कर देगा, उसको बेच देगा उस बिजनेस को, पूरी कंपनी बंद थोड़ी करेगा, ठीक है, उस कोशिश करेगा उसको टर्न अराउंड करने की, वहां नहीं हो रहा है तो बेचेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस को, दैट इज डाइवेस्टमेंट। नेक्स्ट सेकेंड इज नेगेटिव कैश फ्लो, वही लगातार नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है, किससे, उस पर्टिकुलर बिजनेस से, जिससे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है किसको, पूरी कंपनी को। मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस से नेगेटिव कैश फ्लो इतने आ रहे हैं कि उससे ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो रही है, तो बेटर है वो बिजनेस क्या कर दो, बंद कर दो। तीसरा, उस पर्टिकुलर एरिया में कंपटीशन बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा है कंपटीशन, और फर्म जो है इतनी केपेबल नहीं है कि वो क्या कर सके, उस कंपटीशन से कोप अप कर सके। कोप अप करने का मतलब क्या, वो उस कंपटीशन से लड़ सके, तो बेटर है कि वो उस पर्टिकुलर बिजनेस को, जहां वो नहीं लड़ पा रही है दुश्मनों से, वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस बिजनेस को बंद कर दो। चौथा, जहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जरूरी है, मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस है जहां आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी बहुत कंपलसरी है सर्वाइव करने के लिए, पर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है करना, क्यों, क्योंकि हो सकता है अभी आपने वो टेक्नोलॉजी खरीदी थी पुराने और एकदम से चेंज करना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आपके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो बेटर है फिर वो बिजनेस बंद ही कर दो। और पांचवा रीजन, एक बेहतर ऑल्टरनेटिव विकल्प मिल गया है क्या करने का, इन्वेस्ट करने का, तो क्यों ना इस वाले जो प्रॉफिट नहीं दे रहा था उस बिजनेस का पैसा, मतलब उसको बेच के उससे जो पैसा मिल रहा है उसको हम कहां लगा दें, नई जगह लगा दें जहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो पांचवा पॉइंट, एक बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गया है फॉर इन्वेस्टमेंट, कॉजिंग अ फर्म टू डाइवेस्ट अ पार्ट ऑफ इट्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस, जिससे कि आप अनप्रॉफिटेबल बिजनेस को बेच के और उससे जो पैसा आया वो इस प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगा सकते हैं। तो 5 मेन रीजंस कि क्यों डाइवेस्टमेंट पे जाते हैं। रीजन नंबर 1 मैंने आपको बोला, एक बिजनेस आपने एक्वायर किया जो मैच नहीं कर रहा है, कैश फ्लो बहुत नेगेटिव दे रहा है जिसकी वजह से पूरी कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है, उस एरिया में कंपटीशन बहुत सीवियर है, आप उसको लड़ नहीं पा रहे हो, कोप अप नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए सर्वाइव करने के लिए लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो, और बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गया है तो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस को बेच के वो उस जगह इन्वेस्ट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक, डाइवेस्टमेंट भी क्लियर। तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी क्या लगती है, जब कुछ भी सेट नहीं हो रहा है, मतलब ना तो टर्न अराउंड कोशिश करी, मतलब टर्न अराउंड कोशिश करी पर ना तो उससे सुधरा, एक हिस्से को बेचने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बेटर है पूरी कंपनी क्या कर दो, बंद। तो जो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी सबसे घटिया स्ट्रैटेजी है, सबसे एक्सट्रीम और अनअट्रैक्टिव है, वो कौन सी है, लिक्विडेशन, क्योंकि इसमें आपको पूरी फर्म बंद करनी है और अपने सारे एसेट्स क्या करने हैं, बेचने। तो सबसे लास्ट रिसोर्ट है, आखिरी रिसोर्ट है, देखो लिखा भी सेकंड पॉइंट में, ये लास्ट रास्ता है। पहला रास्ता क्या है, टर्न अराउंड, दूसरा एक बिजनेस, एक पार्ट ऑफ बिजनेस को बेचो, तीसरा तो फिर पूरा बंद ही करना पड़ेगा। तो इसको आखिरी रिसोर्ट क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इसका इम्पैक्ट बहुत सीरियस है। क्या इम्पैक्ट है, एम्प्लॉय सबको छोड़ना पड़ेगा तो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, फिर वो अवसर जो आप रह के टिक के रह के और ग्रैप कर सकते थे, वो अवसर भी अब आप ग्रैप नहीं कर सकते क्योंकि आप बंद हो रहे हो, तो टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर अ फर्म कुड परस्यू एनी फ्यूचर एक्टिविटी। और तीसरा आपके ऊपर एक स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब छाप लग जाती है किसकी, फेलियर की। भाई आप अगर बंद हो गए तो मतलब लोग तो यही कहेंगे ना, इस कंपनी के ऊपर यही छाप लग जाती है, ये तो फेलियर कंपनी है क्योंकि बेचारी चल ही नहीं पाई, बंद हो गई, ठीक है। तो ये इसीलिए लास्ट रिसोर्ट है, आखिरी रास्ता है, जब कुछ भी सेट नहीं हो तो फिर तो यही ऑप्शन है। तो लास्ट लाइन भी ऐसी ही बोल रही है कि लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी बहुत अनप्लेजेंट है, अनप्लेजेंट मतलब बहुत खुशी देने वाली नहीं, दुख देने वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है। बट खुद ही इसने बोला कि डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव, मतलब अगर हालत खराब ही है तो जिंदा रहने से तो बेटर है फिर तो मर ही जाए, खत्म ही हो जाए। ऐसा नहीं बोलते अपन, भाई कोई पर्टिकुलर एजेड व्यक्ति है, वो बेड पे ही आ गया है, ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, तो फिर अपन जनरली ये बोलते हैं यार ये ऊपर चले जाए तो ही ठीक है, नहीं तो यहाँ रह के भी इनको दुखी हो रहा है। वैसे ही लॉजिक है कि अगर कोई रास्ता बचा नहीं, ठीक है, तो बेटर है फिर कि एक बिजनेस जो मर चुका है वो बंद ही हो जाए, बनस्पत वो जिंदा रह के और दुख दे और दुख दे के, है ना। तो वो लॉजिक यहाँ पर बोला उन्होंने, द डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। क्लियर, ठीक है, ओके। तो लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी के सारे पॉइंट्स हो गए, तो तीनों स्ट्रैटेजी क्लियर है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे, रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड और इन सब के, वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में लगभग लगभग वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। पहला, स्ट्रैटेजी जिसमें रिट्रेंचमेंट डाइवेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, ठीक है। ये डाइवेस्टमेंट जो है एक इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का, क्योंकि डाइवेस्टमेंट अगर करोगे तो आपके ऊपर कोई स्टिग्मा छाप नहीं लगेगी,
भाई एक हिस्सा बेचा ना तो चलता है, वहां छाप नहीं लगती, लिक्विडेशन में छाप लग जाएगी, ठीक है। एक्सपेंशन की जैसे डाइवेस्टमेंट में भी रीडेफिनेशन हो रही है बिजनेस की, मैंने आपको बोला था ध्यान रखना। स्टेबिलिटी के अंदर क्या बिजनेस रीडिफाइन होता है? नहीं। एक्सपेंशन में होता है, हाँ, क्योंकि बढ़ रहा है। डाइवेस्टमेंट में हाँ, या टर्न अराउंड में भी कम, मतलब रीडेफिनेशन तो हो रही ना। एक्सपेंशन में बढ़ रहा है, डाइवेस्टमेंट में कम हो रहा है, पर रीडिफाइन तो हो ही रहा है ना, क्योंकि जो है वो नहीं चल रहा है, कुछ चेंज हुआ उसमें अच्छा खासा, ठीक है। और डाइवेस्टमेंट कब आपको करना चाहिए, वैसे मैंने आपको ऊपर पॉइंट बता दिए, वही याद करना, ये जरूरत नहीं है। जब आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए, वो बंद कर दो, बिजनेस अनप्रॉफिटेबल हो जाए, आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो कंपटीशन से, आपकी इंडस्ट्री बहुत ओवर कैपेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो गए, और आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने चलाई वो फेल हो गई है, तो आपको ये डाइवेस्टमेंट पे जाना है। पर मैंने आपको बताया, ऊपर वाले आंसर याद रखना, जो 4-5 पॉइंट अपन ने देखे थे ना, ये वाले, ये डाइवेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रीजन है, ये याद रखने आपको, ठीक है। और वही रीजन जो अपन ने ऊपर पढ़े, उसमें दो और ऐड हो गए ये नीचे, रीजन फॉर रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड, मतलब रिट्रेंचमेंट में सब आ गया, डाइवेस्टमेंट भी आ गया। मैंने जो आपको बोले थे वो ये सारे थे, बिजनेस एक्वायर किया, मिसमैच कर गया, नेगेटिव कैश फ्लो आ रहे हैं, सिविरिटी ऑफ कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। दो और दे दिए, मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेस, मतलब मैनेजमेंट की बिल्कुल इच्छा नहीं अब उस बिजनेस में रहने की, क्योंकि उस बिजनेस को क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, वो बिजनेस चलाना अब वायबल नहीं रहा है। एक तो ये कारण और है, और एक कारण और है कि मैनेजमेंट को ये लगता है कि दूसरे बिजनेसेस को हम वायबल कर पाएंगे कैसे, कुछ एक्टिविटीज को डाइवेस्ट करके, कुछ एक्टिविटीज को बेच के, कौन सी वाली एक्टिविटीज को, अनप्रॉफिटेबल। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट अपन ने ये वाला पॉइंट पढ़ा था ना, ये एक जैसा ये पॉइंट ही है कि भाई जो एक्टिविटी खराब चल रही है उसको बेच दो, ठीक है, ताकि बाकी एक्टिविटीज को वायबल बना सको। तो अगर आप ये 5 पॉइंट याद कर लोगे ना जो मैंने नीचे आपको बताए हैं, ठीक है, तो इससे आपका काम हो जाएगा। ये ऊपर भी पड़े हैं, यहाँ पे रीजन में भी आ जाएगा, वहां पे भी रीजन ही पूछा था ऊपर भी कि रीजन क्या है डाइवेस्टमेंट के, यहाँ पे भी रीजन पूछा है रिट्रेंचमेंट के क्या रीजन हैं, टर्न अराउंड के, डाइवेस्टमेंट के, एक ही बात है क्योंकि सब रिट्रेंचमेंट के अंदर ही आ रही है, ठीक है। तो ये रीजन है। एक एक्स्ट्रा रीजन ये याद रख सकते हो कि मैनेजमेंट की इच्छा नहीं है क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं, वो भी ये हो गया था वैसे यहाँ पे, ठीक है, कि बिजनेस जो आपने एक्वायर किया वो मिसमैच कर रहा है, ठीक है। तो सेम पॉइंट है, सेम लॉजिक पे है, ये याद करना है आपको। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। क्या बताया था कॉम्बिनेशन में कि ये जो 3 स्ट्रैटेजी अपन ने पढ़ी ना, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, ठीक है, एंड रिट्रेंचमेंट, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजियां नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक लगा दी तो दूसरी नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है, तीनों लगा सकते हो। भाई आपकी बड़ी कंपनी है, 10 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो एक प्रोडक्ट में आप ये लगा सकते हो, दूसरे प्रोडक्ट में आप दूसरी लगा सकते हो। सो इट इज पॉसिबल टू अडेप्ट अ मिक्स ऑफ द अबव टू सूट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी कहाँ जरूरत पड़ती है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है और उसका एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा। दूसरा केस, जब ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, और हर बिजनेस जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री का है, ठीक है। कैडबरी में एक चॉकलेट डिवीजन हो गया, एक ड्रिंकिंग वाला डिवीजन हो गया, एक बिस्किट्स का डिवीजन हो गया, तो वहां पर अलग अलग रिस्पॉन्स चाहिए होंगे, एक रिस्पॉन्स सबके लिए नहीं लगा सकते आप, तो कहीं में स्टेबिलिटी जा सकती है, कहीं एक्सपेंशन जा सकता है, कहीं रिट्रेंचमेंट जा सकता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब इतना सा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। चैप्टर 4 सिंपल था, कंफर्टेबल है, कुछ नहीं किया, 4 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी जिनको हम ग्रैंड डायरेक्शनल स्ट्रैटेजियां भी बोलते हैं। स्टेबिलिटी, उसमें वही था सिंपल, कैरेक्टरिस्टिक और रीजन। फिर एक्सपेंशन आया, उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी हो गया, रीजन भी हो गया, और टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन भी हो गया, जिसमें एक्सपेंशन आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कर सकते हो, मर्जर एक्विजिशन के और अलायंस के थ्रू कर सकते हो। फिर आया हमारा रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, उसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, टर्न अराउंड करना है, ठीक है, डाइवेस्ट करना है, या फिर लिक्विडेट करना है, ठीक है। टर्न अराउंड करना है तो उसका एक्शन प्लान क्या होगा, टर्न अराउंड कब करना है वो पढ़ा था, और सेट ऑफ एलिमेंट्स पढ़े थे। डाइवेस्टमेंट में मेन है रीजन क्या होते हैं, और लिक्विडेशन के बारे में खाली नॉलेज चाहिए। फिर रीजन उसके भी आगे वापस सेम ही रीजन थे, ठीक है। सो ये है हमारा टॉपिक कंप्लीटेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट होता है।